रेगुलेटर्स। चलिए, ऑलराइट, रिकॉर्डिंग काफी जल्दी स्टार्ट हो गई। ठीक है, सो दिस इज माय चैप्टर प्लान रूट एंड रेगुलेटर्स। और यहाँ पे चलिए हम देखते हैं हमें यहाँ पे क्या क्या करना है। सो वी विल डिस्कस अबाउट द प्लान रूट रेगुलेटर्स। यहाँ पे सो यू हैव दिस टू कैटेगरीज। पहले हम इसे डिवाइड करेंगे यहाँ पे दो कैटेगरी के अंदर। तो बेसिकली हम यहाँ पे डिस्कस करें अबाउट माय प्लांट हार्मोन्स। सो दीज आर रेगुलेटर्स आर नथिंग बट माय प्लांट हार्मोन्स। सो इनकी कहानी आज हमें यहाँ पे समझनी है। अब एक चीज आप दिमाग में बिठा लो कि बिना प्लांट हार्मोन्स के प्लांट अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर सकते। तो प्लांट्स की जो लाइफ साइकिल होती है, ग्रो करना, फ्लावरिंग करना, फ्रूट फॉर्मेशन होना, ये सब करने के लिए यू नीड टू हैव प्लांट हार्मोन्स। विदाउट देम दे कैन नॉट कंप्लीट द लाइफ साइकिल। इवन अगर प्लांट को सर्वाइव करना हो हार्श कंडीशन के अंदर, तभी प्लांट हार्मोन्स चाहिए होते हैं। तो जैसे हमारे अंदर हमारे हार्मोन्स होते हैं, ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, वैसे प्लांट्स के पास भी अपने खुद के हार्मोन्स होते हैं। द ओनली गुड थिंग इज कि सिर्फ 5 ही हार्मोन है जो हमें यहाँ पे याद रखना है। एक्चुअली में यू हैव मोर देन 5, बट हमें 5 हार्मोन यहाँ पे याद रखने हैं और उनके रोल क्या होते हैं हमें यहाँ पे याद रखना है। तो जब हम यहाँ पे प्लांट हार्मोन्स की बात करते हैं, यू आल्सो कॉल देम एज अ फाइटोहार्मोन्स। हाँ जी काजल, गुड इवनिंग। सो व्हेन यू हैव दिस फाइटोहार्मोन्स, इसमें आपकी दो कैटेगरी आपके यहाँ पे आती है। एक होती है प्लांट ग्रोथ प्रमोटर और एक होती है आपके यहाँ पे ग्रोथ इनहिबिटर। तो दो कैटेगरी में हम इसे यहाँ पे डिवाइड करते हैं। एक मेरी कैटेगरी है जिसके अंदर मेरे वो हार्मोन्स आएंगे जो प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करेंगे, एंड एक कैटेगरी मेरे वो हार्मोन्स आते हैं विच आर माय ग्रोथ इनहिबिटर। प्रमोटर में मेरे यहाँ पे आएंगे ऑक्सिन, गिबरेलिन एंड साइटोकाइनिन। ग्रोथ इनहिबिटर में मेरे यहाँ पे दो हार्मोन यहाँ पे आ जाएंगे, दैट इज माय इथिलीन एंड एब्सिसिक एसिड। बस अभी हमारा काम यहाँ पे क्या होगा, वी विल बी फोकसिंग ऑन द प्लांट ग्रोथ प्रमोटर के ऊपर। इसको भी आप इग्नोर करो फिलहाल के लिए, इस पोर्शन को आप इग्नोर कर दो। अभी हम फोकस करेंगे हमारे यहाँ पे ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन्स के ऊपर, हम यहाँ पे फोकस करेंगे। हाँ जी प्रिया, गुड इवनिंग। सो नाउ लेट्स हैव अ लुक। सो हमारी कहानी यहाँ पे स्टार्ट होती है विद द स्टोरी ऑफ फ्रांसिस डार्विन। अब फ्रांसिस डार्विन जो हमारे यहाँ पे थे, वो हमारे यहाँ पे एक्चुअली सन थे हमारे चार्ल्स डार्विन के, जिनके बारे में आप पढ़ चुके हो, फादर ऑफ एवोल्यूशन। उनके जो लड़के थे, ही वाज आल्सो इनटू बायोलॉजी व्हिच इज वेरी अंडरस्टैंडेबल। एंड इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट यहाँ पे किया था। ही शोड दैट देयर वाज सम सब्सटेंस एट द टिप ऑफ द कोलोप्टाइल ऑफ अ कैनरी ग्रास। सो जो आपकी कोलोप्टाइल था कैनरी ग्रास का, उसके ऊपर कोई सब्सटेंस था which is transmittable and responsible for the phototropism and bending towards the light। तो इनका ऐसा कहना था कि आपका जो कैनरी ग्रास का जो कोलोप्टाइल होता है, जो कैनरी ग्रास का जो कोलोप्टाइल होता है, सो दैट इज द कोलोप्टाइल ऑफ द कैनरी ग्रास। ठीक है, दैट इज माय कोलोप्टाइल। और ये जो कोलोप्टाइल था, ये आपका बेंड करता था टुवर्ड्स द लाइट। ये जो आपका कोलोप्टाइल आपका यहाँ पे था, जहां पे आपकी लाइट आ रही है उस तरफ ये बेंड करेगा। तो समझो अगर आपकी लाइट यहाँ से आ रही है, अगर आपकी धूप यहाँ से आ रही है, सनलाइट अगर आपकी यहाँ से आ रही है, सो दिस विल बेंड टुवर्ड्स द लाइट। ये आपका बेंड करता है लाइट की तरफ। दैट इज समथिंग ही हैज सीन कि अरे ये तो आपका बेंड कर रहा है, आपका जो प्लांट है यहाँ पे, आपका जो कोलोप्टाइल है आपका यहाँ पे, दैट इज एक्चुअली बेंडिंग टुवर्ड्स द लाइट। यहाँ पे आपको बेंडिंग देखने के लिए आपको यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, अब इन्होंने यहाँ पे क्या देखा कि आपकी जो बेंडिंग यहाँ पे होते मिल रही है, ये बेंडिंग करने के लिए रिस्पॉन्सिबल यहाँ पे है आपका टिप। आपका जो टिप यहाँ पे होगा वो रिस्पॉन्सिबल है आपके यहाँ पे बेंडिंग कराने के लिए। आपने देखा है ना, वैसे भी आपने काफी हद तक ये देखा होगा, सनफ्लावर इज एग्जाम्पल जो सनलाइट की तरफ मूव करता है, दैट्स अ वेरी कॉमन एग्जाम्पल। बट आपके जो नॉर्मल प्लांट्स होते हैं वो भी आपके सनलाइट की तरफ दे विल शो द फोटोट्रोपिज्म। फोटोट्रोपिज्म का मतलब ये होता है दैट दे आर मूविंग टुवर्ड्स द सनलाइट, टुवर्ड्स सनलाइट, वो अपना वहां पे मूवमेंट शो कर रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे आपका बेंडिंग यहाँ पे हो रहा है सनलाइट की तरफ। ठीक है, ये येलो जो आपके यहाँ पे है सनलाइट, दिस इज माय सनलाइट, और इसके तरफ यहाँ पे आपका बेंडिंग होगा। तो दैट इज समथिंग यू विल फाइंड हैपनिंग ओवर हियर। अब इसके अलावा आपको यहाँ पे याद ही रखना है कि अगर इनका ये कहना था ना, अंडरस्टैंड वन थिंग, फ्रांसिस डार्विन का यहाँ पे ये कहना था कि जो बेंडिंग हो रहा है ये करने के लिए आपकी जो टिप होती है ना, टिप, इट इज प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल। सो टिप ओवर हियर इज प्लेइंग सम काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट रोल ओवर देयर। तो इन्होंने यहाँ पे क्या देखा कि अगर हम टिप को निकाल दें, यहाँ पे यू हैव द टिप, आपकी कोलोप्टाइल की टिप आपके पास है यहाँ पे मैंने निकाल दिया। तो अगर मेरी टिप में निकाल देता हूँ यहाँ पे, तो मेरी बेंडिंग फिर यहाँ पे शो नहीं करती। अब कितना भी सनलाइट मेरा आए वहां पे, no matter how much sunlight comes from one particular direction, what will happen,
कि मेरा उस डायरेक्शन में आपका बेंडिंग होगा ही नहीं, बल्कि कोई जगह पे भी आपका यहाँ पे बेंडिंग नहीं होगा। सो इट विल शो नो बेंडिंग, इट विल शो नो बेंडिंग। तो इतनी बात याद रखना कि आपकी बेंडिंग जो हो रही है एक साइड डायरेक्शन में, जो आपके यहाँ पे जो आपका प्लांट जा रहा है, दैट इज समथिंग विच इज गोइंग व्हेन यू हैव द लाइट एंड द टिप। मतलब लाइट तो चाहिए उसके साथ, अगर आपका टिप वहां पे है तो आपका बेंडिंग करेगा वो, अगर टिप नहीं है देन आपका बेंडिंग यहाँ पे नहीं होगा। इतनी बात आपके फ्रांसिस डार्विन ने यहाँ पे बोली थी। उन्होंने एक और दी, एक दो चीज और यहाँ पे की थी, वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। आप इसको यहाँ पे देखो, इसको आप समझ जाओगे। यू कैन सी कि यहाँ पे आपका लाइट की तरफ आपका यहाँ पे बेंडिंग हो रहा है, राइट। देन आपने यहाँ पे निकाल दिया, टिप को निकाल दिया, सो ऑब्वियसली व्हाट विल हैपन, देयर इज गोइंग टू बी अ नो बेंडिंग इन दिस, यू हैव नो बेंडिंग, कोई बेंडिंग यहाँ पे हो नहीं रहा क्योंकि टिप तो चाहिए, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, जो टिप था ना उसको कवर कर दिया ओपेक कैप से, यहाँ पे कैप लगा दिया उन्होंने, यहाँ पे कैप लगा दिया, एंड दैट कैप वाज माय ओपेक। सो ओपेक कैप जब मैंने यहाँ पे लगा दिया ना, तो वहां से सनलाइट अंदर नहीं जा पा रहा था। सो सनलाइट और टिप का इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा था। आप ये बात याद रखना, सनलाइट और टिप का इंटरेक्शन होना जरूरी है। यहाँ पे सनलाइट और टिप का इंटरेक्शन नहीं होगा। आप सोचो ना, अगर आपने प्लांट के टिप के ऊपर अगर आपने कोई ब्लैक कलर का चारकोल पेपर आपने लगा दिया, या आपने कवर कर लिया उसे पूरे तरीके से, तो आपका वहां पे बेंडिंग आपको होते हुए नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने उसे टिप को पूरे तरीके से आपने कवर कर लिया है। तो इसका मतलब क्या है कि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लाइट टिप के अंदर कुछ तो हो रहा है जिससे आपके यहाँ पे बेंडिंग हो रही है। एंड देन यू हैव दिस कंडीशन, जहां पे आपने क्या किया, आपने एक और कैप पहना दी यहाँ पे, एंड दिस कैप ओवर देयर वाज माय ट्रांसपेरेंट कैप। ये जो मेरी यहाँ पे कैप थी, ये कैप मेरी यहाँ पे थी ट्रांसपेरेंट। तो अगर मैं यहाँ पे ट्रांसपेरेंट कैप पहना रहा हूँ, लाइक लगा रहा हूँ मेरे टिप के ऊपर, तो सनलाइट तो अंदर जाएगा ना, ट्रांसपेरेंट से तो पास हो गई सनलाइट, तो यहाँ पे मुझे वापस से बेंडिंग होते हुए मुझे यहाँ पे मिल जाएगी। फिर उन्होंने क्या किया, प्लांट का जो कोलोप्टाइल था उसके नीचे एरिया के अंदर, इसे हम कहते हैं सब अपाइकल, इसको हम कहते हैं सब अपाइकल, मतलब टिप से नीचे सब अपाइकल एरिया को इन्होंने कवर कर दिया। मतलब नीचे वाला जो पार्ट था उसको उन्होंने फॉइल के साथ कवर कर दिया, ओपेक स्ट्रक्चर के साथ कवर कर दिया। तो भी आपके यहाँ पे बेंडिंग हो रही थी। तो यहाँ पे बेंडिंग क्यों हो रही थी, बिकॉज टिप तो खुला है ना, टिप तो आपका यहाँ पे फ्री है। आप ये बात क्या रखना कि देयर हैज टू बी इंटरेक्शन बिटवीन द टिप एंड द सनलाइट। जब टिप और सनलाइट के बीच में इंटरेक्शन होगा तभी आपको यहाँ पे बेंडिंग होते हुए आपको यहाँ पे मिलेगा। देन ओनली यू विल फाइंड द बेंडिंग विल बी सीन हैपनिंग ओवर देयर। अगर इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा किसी रीजन से, देन आपका बेंडिंग यहाँ पे नहीं होता। तो टिप के अंदर कुछ तो है जो बेंडिंग करने में आपके यहाँ पे मदद कर रहा है। ये बात फ्रांसिस डार्विन ने हमें यहाँ पे बोल दी थी। उसने इतना बोल दिया कि वहां पे कुछ तो है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बेंडिंग ऑफ द पर्टिकुलर कोलेप्टाइड टुवर्ड्स द लाइट। ठीक है, क्या इतनी बात समझ आ रही है आप सबको? यहाँ पे फ्रांसिस डार्विन ने यहाँ पे क्या बोला था? यू कैन सी दिस हैपनिंग, सेम चीज यहाँ पे भी आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि अगर टिप प्रेजेंट है देन बेंडिंग हो रहा है, नहीं है तो बेंडिंग नहीं हो रहा। टिप के ऊपर अगर आपने यहाँ पे कैप लगा रहा है देन आपके यहाँ पे बेंडिंग नहीं हो पाता। ठीक है, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ दिस गोइंग टू बी अफेक्टिंग। सो इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं एक और तरीके से। यह कॉन्ट्रीब्यूशन बाय बॉयसन एंड जेनसन। अब बॉयसन एंड जेनसन ने यहाँ पे क्या किया था इसको हम यहाँ पे समझते हैं। इन्होंने क्या किया था, आपका जो कोलेप्टाइल था, समझो ये मेरा कोलेप्टाइल है यहाँ पे, ठीक है, इसके बीच में इन्होंने लगा दिया अपना यहाँ पे एक कट करके, यहाँ पे बीच में इन्होंने कुछ लगा दिया। क्या लगा दिया उन्होंने यहाँ पे? उन्होंने लगा दिया यहाँ पे मीका प्लेट। मीका प्लेट। अब मीका क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। मीका एक पत्थर होता है। तो आप ये समझ लो कि इन्होंने कोलेप्टाइल टिप के नीचे क्या किया, इन्होंने यहाँ पे एक पत्थर यहाँ पे लगा दिया, और फिर उन्होंने एक और कोलेप्टाइल यहाँ पे लिया। दे हैव टेकन वन मोर कोलेप्टाइल ओवर देयर। एक और कोलेप्टाइल को यहाँ पे लिया इन लोगों ने, और उसको उसके बीच में, या मैं कहूंगा उसके टिप के नीचे उन्होंने यहाँ पे लगा दिया समथिंग कॉल्ड एज योर जिलेटिन। उसके टिप के नीचे उन्होंने कट करके यहाँ पे जिलेटिन लगा दिया। जिलेटिन के बारे में बताता हूँ। जिलेटिन इज लाइक अ जेली। जैसे जेली होती है ना, वैसे ही होता है आपका जिलेटिन। ये आपका अगार जेल में से आपको मिलता है। ठीक है, तो ये जिलेटिन उन्होंने यहाँ पे लगा दिया। अब एक बात यहाँ पे समझो, बॉयसन एंड जेनसन का ये कहना था, इनका सोचना ये था कि कुछ तो टिप के अंदर बन रहा है, सनलाइट के इन्फ्लुएंस के अंदर टिप के अंदर कुछ तो बन रहा है, और जो कुछ भी यहाँ पे बन रहा है उसकी वजह से आपकी बेंडिंग हो रही है। तो इन्होंने क्या किया, आपके जो कोलेप्टाइल थे, एक के कोलेप्टाइल के अंदर उन्होंने मीका प्लेट लगा दिया विच इज अ स्टोन। याद रखना मीका इज नथिंग बट अ स्टोन। स्टोन हमने यहाँ पे लगा दिया,
और एक साइड पे लगा दिया मैंने यहाँ पे जिलेटिन लगा दिया। तो जहां पे स्टोन लगाया था ना वहां पे बेंडिंग नहीं हुई, सो देयर वाज नो बेंडिंग। वहां पे उन्होंने बेंडिंग होते हुए वहां पे नहीं देखी कि जब हमने नीचे के साइड पे एक स्टोन अटैच कर दिया वहां पे बीच में लगा दिया तो आपकी बेंडिंग यहाँ पे नहीं हो पाई। लेकिन जब मैंने यहाँ पे जिलेटिन लगाया था टिप के अंदर तो यहाँ पे मुझे बेंडिंग होते हुए मिल गई। सो यहाँ पे मुझे बेंडिंग होते हुए यहाँ पे मुझे मिल जाती है। अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि मेरा जिलेटिन लगाने के बाद यहाँ पे बेंडिंग क्यों हुआ और यहाँ पे क्यों नहीं हुआ। तो ये बात याद रखना कि यहाँ पे एक पत्थर लगा के रखा हुआ मैंने, यहाँ पे मैंने एक मीका प्लेट ला के रखी हुई है। दैट मीन्स कि जो भी यहाँ पे मेरा हार्मोन बनेगा ना वो नीचे तक जा नहीं पाएगा। मेरा जो भी यहाँ पे हार्मोन बन रहा है दैट हार्मोन इज नॉट गोइंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, और क्योंकि वो नीचे तक जा नहीं पा रहा इसलिए मेरी यहाँ पे बेंडिंग नहीं हो पा रही। तो याद रखना आपके अपाइकल रीजन में एक आपके यहाँ पे हार्मोन बन रहा है और वो हार्मोन ऊपर से नीचे जाता है, सो दिस विल गो इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन और उसके बाद ही बेंडिंग होती है। तो सवाल यहाँ पे ये आता है कि जिलेटिन के अंदर बेंडिंग कैसे हो गई। तो मैंने आपको बताया था अभी अभी जिलेटिन इज लाइक ए जेली, वो कोई हार्ड स्ट्रक्चर नहीं है। तो यहाँ पे जो भी आपने बनाया था ना, यहाँ पे जो भी आपका हार्मोन बना होगा लाइट के इन्फ्लुएंस के अंदर, ये आपका इसको बाईपास करके नीचे जाएगा, और क्योंकि यहाँ पे वो नीचे जा पाएगा सो बिकॉज ऑफ दैट यू विल फाइंड कि आपको यहाँ पे बेंडिंग होते हुए आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सो यू विल फाइंड द बेंडिंग विल बी सीन हैपनिंग ओवर हियर। तो ये बात याद रखना, दैट इज समथिंग बॉयसन एंड जेनसन कंक्लूडेड। तो इन्होंने एक्चुअली में ये बताया सबको कि ऊपर कुछ तो भी बन रहा है, देयर इज समथिंग गेटिंग फॉर्म एट द टिप, और वो चीज आपकी नीचे तक आती है एंड देन उसके बाद आपको वहां पे बेंडिंग होता है। सो देयर इज समथिंग व्हिच इज गेटिंग फॉर्म्ड एट द टिप एंड दैट थिंग इज गेटिंग एट द बॉटम, वो आपका नीचे तक आएगा एंड देन यू विल फाइंड कि आपका बेंडिंग होते हुए आपको यहाँ पे मिलेगा। सो देन यू विल बी फाइंडिंग योर बेंडिंग विल बी सीन हैपनिंग ओवर हियर। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखते हैं, दिस इज वन थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको ऊपर से नीचे आके कुछ होगा यहाँ पे एंड देन यू विल फाइंड द बेंडिंग विल बी सीन हैपनिंग। देखो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि जहाँ पे पीस ऑफ रॉक था वहां पे बेंडिंग नहीं हुआ, जहाँ पे जिलेटिन था वहां पे आपका बेंडिंग हो चुका है। तो ये था मेरा बॉयसन एंड जेनसन का काम। तो ये एक और साइंटिस्ट है जिनका नाम आपको यहाँ पे याद रखना है। एंड देन वी हैव द एवियना कर्वेचर टेस्ट दैट वाज गिवन बाय माय एफडब्ल्यू वेंट। ये नाम याद रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कई बार सवाल यही आएगा कि किसने दिया था हमें एवियना कर्वेचर टेस्ट, तो आप बोल रहे हैं दैट इज माय एफडब्ल्यू वेंट। ही वर्कड ऑन द कोलेप्टाइल ऑफ एवियना सटाइवा। सो एवियना सटाइवा वाले कोलेप्टाइल पे उन्होंने काम किया था। He demonstrated a presence of substance which could diffuse into the agar block. तो मैं आपको बताता हूँ इन्होंने किया क्या। Let me tell you over here. FW Wendt ने क्या किया? What he did ना? FW Wendt ने यहाँ पे क्या किया? इन्होंने कोलेप्टाइल जो थी आपका, जो आपके पास कोलेप्टाइल था प्लांट, उसकी टिप को इन्होंने कट किया। टिप को कट करके यहाँ से निकाल लिया और टिप को कट करके निकालने के बाद उस टिप को उन्होंने रख दिया अगार ब्लॉक के ऊपर। सो ये मेरी टिप है यहाँ पे और इस टिप को उन्होंने रख दिया यहाँ पे एक ब्लॉक के ऊपर, जिसे हम कहते हैं अगार ब्लॉक। अगारोज आपने नाम सुना होगा, व्हिच इज समथिंग यू गेट फ्रॉम द रेड एल्गी। सो उसका एक ब्लॉक हम बनाते हैं यहाँ पे, दैट इज माय अगार ब्लॉक। तो ये मेरे यहाँ पे अगार ब्लॉक। अब अगार ब्लॉक पता है कैसा होता है, इसके अंदर आपका हार्मोन आ सकता है, जो भी आपका हार्मोन ऊपर है वो नीचे से डिफ्यूज होकर आपका अगार ब्लॉक में आ जाएगा। सो आप जानते हो कोलेप्टाइल टिप के अंदर आपको क्या मिलता है, यू हैव दिस हार्मोन व्हिच इज ऑक्सिन। एक्चुअली हम लोग जानते हैं दिस हार्मोन इज गोइंग टू बी ऑक्सिन, और ये हार्मोन वहां से निकल के आपका आएगा अगार ब्लॉक के ऊपर। दिस हार्मोन विल गेट इनसाइड द अगार ब्लॉक। तो उसने क्या किया, एफडब्ल्यू वेंट ने अपने हार्मोन को आइसोलेट किया किसके अंदर, अगार ब्लॉक के अंदर। और इसके बाद पता है उसने क्या किया, इसके बाद उसने एक कोलेप्टाइल लिया और उसकी टिप को उसने निकाल दिया था। एक कोलेप्टाइल उसने वहां पे लिया और उसकी टिप को वहां पे उसने निकाल दिया था, राइट। सो इसकी टिप निकली हुई है और जिसकी टिप निकली हुई थी ना उसके ऊपर उसने रख दिया वहां पे अपना अगार ब्लॉक। उसके ऊपर उसने रख दिया वहां पे उसका अगार ब्लॉक। He kept this agar block over there. जैसे ही उसने अगार ब्लॉक वहां पे रखा और उसका लाइट प्रोवाइड किया तो यहाँ पे आपका बेंडिंग होते हुए आपको मिल गया। सो यू आर एबल टू सी बेंडिंग वाज ऑब्जर्व्ड। ये जब उसने यहाँ पे किया तो इसके उसने यहाँ पे क्या देखा कि थोड़ी देर के बाद वो गया बाहर घूमने के लिए, फिर आके देखा कि वहां पे बेंडिंग आपका हो चुका था। ये फाउंड कि बेंडिंग वहां पे आपका होते हुए आपको मिल रहा था। अब पहले तो आप ये बात याद रखो कि एफडब्ल्यू वेंट वाज एबल टू आइसोलेट द हार्मोन इन द अगार ब्लॉक। वो अगार ब्लॉक के अंदर अपने हार्मोन को यहाँ पे आइसोलेट कर पाया था। और जब उसने उस अगार ब्लॉक को रखा था टिप के ऊपर तो उसने ऑब्जर्व किया कि बेंडिंग हो रहा था, बेंडिंग वहां पे हो रहा था। अब हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे ये समझते हैं
कि एक्चुअली में बेंडिंग क्यों हो रहा है, इसका रीजन क्या है। उसके अलावा आपको ये भी याद रखना है हमें यहाँ पे कि जो भी आप अगार ब्लॉक में यहाँ पे आप इकट्ठा कर रहे हो, दैट इज नथिंग बट माई ऑक्सीजन। whatever you are actually accumulating in the agar block is going to be your oxygen। जो भी आपको यहाँ पे अगार ब्लॉक में आपको यहाँ पे मिलेगा, दैट इज गोइंग टू बी द ऑक्सीजन ओवर देयर। तो अभी हम यहाँ पे समझते हैं, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि यहाँ पे मेरा बेंडिंग एक्चुअली में होता क्यों है। पहले आप ये याद रखना कि एफडब्ल्यू वेंट ने यहाँ पे क्या किया, दिस इज समथिंग ही डिड, और इसके साथ उन्होंने एक टेस्ट किया जिसे हम कहते हैं एवियना कर्वेचर टेस्ट। सो लेट्स अंडरस्टैंड वहां पे क्या होता है। Agar blocks contain the diffuse substance when placed on a decapitated मतलब एक ऐसा कोलेप्टाइल जिसके ऊपर आपका अगार ब्लॉक नहीं है। कोलेप्टाइल could induce the action on the tip, right? So that means कि it can have an impact or it can create action of the tip, and because of that आपका bending होते हुए मिलेगा। He also made an important finding, the substance always moved from tip towards the base of the coleoptile। इसने ये भी बोला कि जो भी आपका substance है वो आपका टॉप से बेस की तरफ आपका जा रहा है, and he called this substance as a oxygen, right? अब एक काम करते हैं, पहले ये बताओ एफडब्ल्यू वेंट ने यहाँ पे क्या किया था, ये बात आपको समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू यू? Yes, sir. Yes, sir. एफडब्ल्यू वेंट की कहानी याद रखना बिकॉज ये जरूरी है। यू विल फाइंड क्वेश्चन बेस्ड ऑन एफडब्ल्यू वेंट मल्टीपल टाइम्स। सो इसको अब आप यहाँ पे हम देखते हैं कि आपका यहाँ पे बेंडिंग होता क्यों है। जनरली अगर आप देखा जाए तो एक आपका कोलेप्टाइल जो यहाँ पे होता है, राइट, व्हेन यू हैव दिस कोलेप्टाइल इन फ्रंट ऑफ यू, ये आपका बेंडिंग यहाँ पे कैसे शो करता है। सो यहाँ पे आपको क्या होते हुए मिलेगा ना कि जब आपका सनलाइट आ रहा होता है, व्हेन यू फाइंड द लाइट फॉलिंग ऑन द कोलेप्टाइल, जब आपके यहाँ पे सनलाइट आ रहा होता है, व्हेन यू फाइंड दिस लाइट कमिंग ऑन द कोलेप्टाइल, तो आपको एक चीज यहाँ पे याद रखनी है कि यहाँ पे आपके जो हॉर्मोन्स थे, यहाँ पे आपके पहले हॉर्मोन्स जो होते हैं विच इज योर ऑक्सीजन, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लाइट व्हाट विल हैपन, दे विल स्टार्ट मूविंग इन दैट एरिया जहां पे आपका शेड आ रहा होता है। तो अगर लाइट इस डायरेक्शन में आ रही है तो मेरा ऑक्सीजन नीचे जाना चालू करेगा और नीचे जाके इस एरिया में इकट्ठा होगा जहां पे शेड होगा। तो ऑक्सीजन विल एक्यूमुलेट इन द शेडेड एरिया। सो ऑक्सीजन कहां पे एक्यूमुलेट हो रहा है? इन द शेड एरिया के अंदर, और आई वुड से द शेडेड एरिया विल हैव ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन मेरा वहां पे पहुंच चुका है। चलो ऑक्सीजन मेरा वहां पे पहुंच चुका है। मेरा सवाल यहाँ पे आता है कि ऑक्सीजन वहां पे जाने के बाद करेगा क्या। सो मेरा यहाँ पे ऑक्सीजन तो आ चुका है। नाउ दिस ऑक्सीजन व्हाट इट विल डू ओवर देयर, ये बेसिकली मेरा वहां पे करने के वाला है। तो ऑक्सीजन जो मेरा यहाँ पे इकट्ठा हो चुका है शेडेड एरिया के अंदर, ये वहां पे स्टिमुलेट करता है सेल इलोंगेशन। ये जो ऑक्सीजन मेरा यहाँ पे आ चुका है ना शेडेड एरिया के अंदर, दिस विल प्रमोट सेल इलोंगेशन। तो ये क्या करेगा? इट विल प्रमोट सेल इलोंगेशन। और जब ये सेल इलोंगेशन यहाँ पे प्रमोट करता है, व्हेन इट डज द सेल इलोंगेशन, उसके वजह से जब यहाँ के सेल्स का लेंथ बढ़ने लगता है ना, साइज बढ़ने लगता है, उसके वजह से आपके यहाँ पे बेंडिंग होता है। बिकॉज ऑफ दैट यू विल फाइंडिंग कि आपको बेंडिंग होते हुए मिलेगा। तो ये बात दिमाग में बिठा लो दैट यू विल फाइंड कि आपके यहाँ पे सेल इलोंगेशन होगा नीचे वाले सेल्स के अंदर जहां पे आपका ऑक्सीजन इकट्ठा होगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू विल फाइंड द बेंडिंग विल बी ऑब्जर्व। इसकी वजह से आपकी बेंडिंग यहाँ पे ऑब्जर्व की जाती है। सो बिकॉज ऑफ दैट बेंडिंग इज सीन। ध्यान रखना, जहां से लाइट आ रही होगी उसके अपोजिट साइड में ऑक्सीजन जाके इकट्ठा होगा। जहां पे शेड होगा ना वहां पे ऑक्सीजन इकट्ठा होगा और वहां पे सेल का होगा इलोंगेशन। दैट विल प्रमोट द सेल इलोंगेशन, एंड बिकॉज ऑफ द सेल इलोंगेशन यू विल फाइंड कि आपका यहाँ पे बेंडिंग होने लगता है। तो ये एक चीज आपको क्लियर कट मालूम होनी चाहिए कि इस वजह से आपका बेंडिंग होता है। दिस इज द रीजन, बिकॉज ऑफ दैट द बेंडिंग हैपेंस, राइट। अब देखो हम यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे इन्होंने यही किया हुआ है एविना कर्वेचर टेस्ट के अंदर। जो एफडब्ल्यू ने यहाँ पे क्या किया है, अगार ब्लॉक के अंदर इकट्ठा कर लिया। देखो स्टेप बाय स्टेप हमने यहाँ पे टिप को कट किया, टिप को रखा अगार ब्लॉक के ऊपर, जो कुछ भी टिप में था वो आ गया आपका अगार ब्लॉक के अंदर। अब इसको हमने रखा यहाँ पे कोलेप्टाइल के टिप के अंदर, और जैसे ही आपका वो नीचे आपका डिफ्यूज होने लगता है, जहां पे आपका वो डिफ्यूज होगा दैट विल डिफ्यूज इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द लाइट, और फिर उसके वजह से यू विल फाइंड your cells on the shaded side elongate। देखो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, the cells on the shaded side elongate in response to the hormone, and because of that the bending will be seen। तो ये आपको बात याद रखनी है कि आपका हार्मोन ऊपर से नीचे आके मेरे शेडेड एरिया के अंदर आपके सेल्स को इलोंगेट करेगा, और उसके वजह से ही आपको बेंडिंग होते हुए आपको वहां पे मिल जाएगी। सो दिस इज व्हाट ऑक्सीजन डज। अब एविना कर्वेचर टेस्ट में पता है इन्होंने क्या बोला था? बेसिकली इन्होंने ये बताया था कि जितना मैं ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाऊंगा, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास एक ब्लॉक है,
समझो अगर मेरे पास एक ब्लॉक है, राइट, अगर इस ब्लॉक के अंदर मैं डालता हूं, लेट्स आई ऐड एक रैंडम नंबर यहां पे ले लूं 10 ml ऑफ ऑक्सीजन, बहुत ज्यादा हो गया बट स्टिल लेट्स टेक अ रैंडम नंबर ओवर है, 10 ml ऑफ ऑक्सीजन अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ तो इसमें एक सर्टेन अमाउंट ऑफ बेंडिंग होगी। so, अगर इसके नीचे मेरा टिप लगा हुआ है ना तो यहाँ पे एक बेंडिंग शो करेगा, दिस विल शो द बेंडिंग ऑब्वियसली, राइट, दिस विल शो द बेंडिंग, लाइट के इन्फ्लुएंस के अंदर आपके यहाँ पे बेंडिंग शो करेगा। लेकिन अगर मुझे ज्यादा बेंडिंग चाहिए होगी तो मुझे अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा, आई हैव टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। तो जितना ज्यादा ऑक्सीजन होगा उतना ज्यादा बेंडिंग होते हुए मुझे यहाँ पे मिलेगा। ये बात बताई थी आपके एविना कर्वेचर टेस्ट के अंदर। सो व्हाट ही ट्राई टू टेल अस इन दैट कि आप जितना ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हो उतना डिग्री ऑफ बेंडिंग आपका यहाँ पे बढ़ेगा। सो देखो जैसे मैंने यहाँ पे कुछ डाला ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन, अब यहाँ पे इमेजिन करो कि आपके यहाँ पे बेंडिंग हो रहा है। सो इमेजिन करते कि यहाँ पे हमारे यहाँ पे बेंडिंग हो रहा है। सो लेट्स से यहाँ पे हमारा इतना बेंडिंग यहाँ पे हो चुका है। अब जब ये यहाँ पे मेरा बेंडिंग हुआ, when I found this bending happening over there, जब मेरे यहाँ पे बेंडिंग होता है देन वो टाइम पे आपको याद रखना है दैट यहाँ पे एक आपका एंगल बनेगा, यहाँ पे आपका एक एंगल बन जाएगा। सो विल फाइंड अ स्मॉल एंगल विल बी फाउंड, ठीक है, आपका कोई छोटा सा एंगल बनेगा, समझिए एंगल मेरा बना है यहाँ पे 10 डिग्री का, राइट। अब जितना आपका ऑक्सीजन का लेवल यहाँ पे ज्यादा होगा, जितना ऑक्सीजन आपका यहाँ पे ज्यादा होगा उतना बड़ा एंगल आपका बनेगा। आई थिंक ये बात आप समझ पाओगे, क्योंकि जितना मेरा ऑक्सीजन ज्यादा होगा उतना ज्यादा बेंडिंग होगा, जितना मेरा ज्यादा बेंडिंग होगा उतना ही मेरा यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो मेरे यहाँ पे ज्यादा बनेगा। यही बात आपकी बोली थी आपके FW वेंट ने इन माय एविना कर्वेचर टेस्ट के अंदर, द डिग्री ऑफ एंगल विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, the degree of angle will keep on increasing with the increase in the oxygen concentration. So that is something he said in terms of his theory of my एविना कर्वेचर टेस्ट के अंदर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, you can just see over here that bending is happening over there, और ये बेंडिंग आपका इंक्रीज होता है with the increase in the concentration of the oxygen। तो यही बात आपकी बताई थी आपके FW वेंट ने। This is one thing he actually told us। क्या ये बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है? अब सिंपल सी बात है, अगर मैं अपना यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑक्सीजन का अगर मैं बढ़ा देता हूँ देन ये जो बेंडिंग होगा ये मेरा ज्यादा बढ़ जाएगा, द बेंडिंग विल बी मच मोर सीवियरली यहाँ पे बेंड होगा, तो मेरा एंगल भी यहाँ पे बढ़ जाएगा। सो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है इन टर्म्स ऑफ माय FW वेंट, राइट। तो ये हमने यहाँ पे देख लिया। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द थिंग्स यू हैव बीन मेंशन फॉर ऑक्सीजन। अब हमने ऑक्सीजन की कहानी यहाँ पे देख ली जो काफी लंबी कहानी थी। नाउ लेट्स फोकस ऑन द कि ऑक्सीजन करता क्या है या व्हाट काइंड ऑफ रोल इट प्लेज। याद रखना ऑक्सीजन इज समथिंग व्हिच इज बीन, इसका जो एक केमिकल नेम है आपके यहाँ पे वो है आपके यहाँ पे इंडोल 3 एसिटिक एसिड, दैट्स द नेम ऑफ द ऑक्सीजन, राइट। Oxygen like IAA and indole butyric acid have isolated from the plant। तो ये याद रखना इंडोल एसिटिक एसिड और इंडोल ब्यूटरिक एसिड ये आपके नेचुरल ऑक्सीजन से, ये आपको प्लांट में से आपको मिल जाता है। ऑन द अदर हैंड नेप्थेलिन एसिटिक एसिड एंड 2,4-D 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड आर सिंथेटिक ऑक्सीजन। तो ये बात याद रखना कि नेप्थेलिन एसिटिक एसिड 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड ये जो मेरे यहाँ पे ऑक्सीजन है ये लैब में बनाए गए हैं। एक और मैं नाम यहाँ पे ऐड करूंगा, यू ऑल्सो हैव, जैसे 2,4-D है, यू ऑल्सो हैव 2,4,5-T, T मतलब ट्राइक्लोरो, बाकी सब सेम रहता है। तो 2,4,5-T इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑक्सीजन व्हिच इज गोइंग टू बी अ सिंथेटिक ऑक्सीजन। सो याद रखना ऑक्सीजन आप लैब में बना सकते हो एंड यू ऑल्सो फाइंड ऑक्सीजन इन द प्लांट्स में भी आपको मिल ही जाता है, ठीक है। एंड यू कैन सी ओवर हियर हाउ द बेंडिंग इज हैपनिंग इन दिस। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ऑक्सीजन करता क्या है। अब यहाँ पे ध्यान देना बिकॉज यहाँ से आपका पोर्शन चालू होता है जो आपको बहुत ज्यादा सही तरीके से याद रखना है। पुराना वाला भी पहला वाला भी आपको याद रखना है, बट दिस इज अगेन समथिंग इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। ऑक्सीजन प्रमोट्स अपाइकल डोमिनेंस। अपाइकल डोमिनेंस का मतलब यहाँ पे होता है कि अगर आपके प्लांट के अंदर ऑक्सीजन है तो उसकी जो शूट की जो टिप होगी वो ग्रो करती रहेगी और लैटरल ब्रांचेस आपको ग्रो करते हुए आपको नहीं मिलेंगे। सो लेट मी ट्राई टू शो यू ओवर हियर। देखो यहाँ पे आपका अगर एपाइकल आपका यहाँ पे ग्रो कर रहा है, यू कैन सी आपका यहाँ पे ग्रोथ हो रहा है आपका अपाइसिस का। सो दैट इज कॉल्ड माय अपाइकल ग्रोथ, मतलब आपका जो टिप होगा यहाँ पे ग्रो कर रहा है। सो दिस इज माय अपाइकल ग्रोथ मेरा यहाँ पे हो रहा है। और ये अपाइकल ग्रोथ करने के लिए आपका यहाँ पे जो हार्मोन यहाँ पे रोल प्ले करता है दैट इज माय ऑक्सीजन। अब जब तक आपका ऑक्सीजन है तब तक आपके लैटरल ब्रांचेस आपको बनते हुए आपको नहीं मिलेंगे। लेकिन जैसे ही आपने इसको कट कर दिया, देखो आपने यहाँ पे ऊपर वाले टिप को आपने कट कर दिया, आपने टिप को यहाँ पे कट कर निकाले, जैसे आपने टिप को निकाल दिया आपको लैटरल ग्रोथ होते हुए आपको यहाँ पे मिल जाए।
You can see the lateral growth happening over here, and this is the example of my lateral growth shown by my ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ पे मेरा lateral growth जहाँ पे हो रहा है, क्यों मेरा यहाँ पे हो रहा है? बिकॉज मेरा ऑक्सीजन निकल गया। तो जब तक मेरा ऑक्सीजन होगा ना, जब तक मेरा ऑक्सीजन होगा, आपको मिलेगा आपका यहाँ पे अपाइकल डोमिनेंस। तो ये बात याद रखना कि जब तक आपका ऑक्सीजन प्रेजेंट है, you will find it will promote the apical dominance and you won't find lateral bud formation। आपका lateral growth आपका होते हुए आपका पे नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप टिप को ही निकाल दोगे तो आपका ऑक्सीजन भी चला गया। एक बार आपका ऑक्सीजन चला गया, देन यू विल फाइंड कि आपका lateral growth होते हुए आपको यहाँ पे मिल जाएगा। In most higher plants, the growing apical bud inhibits the growth of the lateral buds। The growing apical bud inhibits the growth of the lateral bud, a phenomenon called as my apical dominance। इस phenomenon को हम यहाँ पे बोलते हैं as apical dominance। तो ये बात याद रखना, ये आपको ऑक्सीजन यहाँ पे शो करता है। Now, यहाँ पे मैं कुछ चीजें और बताना चाहूंगा ऑक्सीजन के बारे में फटाफट। लेट्स हैव अ लुक। और क्या मेरे यहाँ पे रोल्स हो सकते हैं ऑक्सीजन के, तो इन रोल्स को पहले आप यहाँ पे ध्यान से सुन लो। ऑक्सीजन प्लेज अ रोल इन माय कैलस कल्चर। कैलस कल्चर क्या होता है ये हम देख लेते हैं। कैलस कल्चर मतलब लैब के अंदर सेल्स को ग्रो करना। तो लैब के अंदर समझो मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब है या मेरे पास एक फ्लास्क है, राइट, और इस फ्लास्क के अंदर मैं कुछ प्लांट सेल्स को डालता हूं और मैं ग्रो करता हूं। ठीक है, सो आई हैव दिस फ्लास्क ओवर हियर, जो थोड़ा अजीब सा दिख रहा है यहाँ पे, बट दिस फ्लास्क हैज सम सेल्स ओवर देयर, और इन सेल्स को मैं ग्रो कर रहा हूँ लैब के अंदर। सो दिस सेल्स आर ग्रोइंग इन द लैब। तो ये करने के लिए कैलस कल्चर के लिए आप ऑक्सीजन का इस्तेमाल यहाँ पे करते हो। तो ऑक्सीजन आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ड्यूरिंग द कैलस कल्चर। कैलस कल्चर के लिए एक और नाम यहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकता है, यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज अ टिश्यू कल्चर। इसको हम इवन बोल सकते हैं एज अ टिश्यू कल्चर। ये चीज भी आप यहाँ पे याद रख सकते हो, दैट इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज माय टिश्यू कल्चर। अब कैलस कल्चर जो मेरे यहाँ पे लैब में किया जा रहा है ना, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे सेल्स को यहाँ पे ग्रो कर रहा हूँ। सो ये जो गोल गोल ये पत्थर नहीं है प्लीज, ये मेरे सेल्स है यहाँ पे जिनको मैं यहाँ पे ग्रो कर रहा हूँ, राइट। अब लैब के अंदर एक प्लांट आप बना सकते हो। लैब में अगर आप चाहो तो खुद से एक सेल्स में से, प्लांट सेल्स में से एक नया प्लांट आप बना सकते हो पूरा के पूरा। तो अगर मैं चाहता हूं कि मेरे जो सेल्स हैं ये प्लांट बनाए, तो प्लांट बनाने के लिए आपको दो चीजें चाहिए होती है। वो दो चीजें आपकी यहाँ पे होती है। आपको प्लांट के अंदर चाहिए होता है रूट एंड शूट। याद रखना, एक अगर मुझे प्लांट बनाना हो, अगर मुझे कुछ सेल्स में से अगर एक प्लांट बनाना हो, सो प्लांट शुड हैव टू बेसिक स्ट्रक्चर शुड बी सीन इन द प्लांट। यू शुड हैव द रूट्स एंड यू शुड हैव द शूट्स। ठीक है, अब एक रूल यहाँ पे याद रखना, अगर मेरे पास कैलस कल्चर है, अगर मेरे पास मेरे ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जो मेरे डिवाइड कर रहे हैं, और एज अ बायोलॉजिस्ट अगर मैं चाहता हूं कि इनमें से मैं प्लांट बनाना चाहता हूं, तो मैं चाहूंगा कि शूट बने, इसमें से रूट बने। तो अगर मैं चाहता हूं कि मेरे कैलस कल्चर में से रूट फॉर्मेशन हो, इफ आई वांट कि इन सेल्स में से, इफ हैव टू फॉर्म द रूट्स, अगर इन सेल्स में से मैं चाहता हूं रूट फॉर्मेशन, मेरी ख्वाहिश है कि इनमें से रूट्स बने पहले। सो रूट फॉर्मेशन करने के लिए मुझे पता है क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू मेंटेन अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 2 हार्मोन्स। मुझे रखना पड़ेगा हाई अमाउंट में ऑक्सीजन एंड स्मॉल अमाउंट में साइटोकाइनिन। अगर मैं ये रेशियो मेंटेन करता हूं, हाई अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोकाइनिन, तो मेरे यहाँ पे जो सेल्स हैं they will lead to a formation of a root system, they will lead to a root formation। So when you have a high amount of oxygen and a less amount of साइटोकिन, जब आपके कल्चर के अंदर आप ये लेवल मेंटेन करते हो हार्मोन्स का, तो आपको याद रखना है कि आपको वहां पे रूट फॉर्मेशन आपका वहां पे होगा। आपके सेल्स जो यहाँ पे होंगे they will lead to a formation of the roots, right। On the other hand, अगर मैं चाहता हूं कि मेरे सेल्स शूट बनाए, रूट बन गया, मुझे शूट बनाना है, तो पता है मैं इसको चेंज कर दूंगा। नाउ आई विल हैव हाई अमाउंट ऑफ साइटोकाइनिन टू माय ऑक्सीजन। मेरे साइटोकाइनिन का अमाउंट मेरे यहाँ पे ज्यादा होगा और ऑक्सीजन का यहाँ पे थोड़ा कम होगा कंपैरेटिवली। अगर मैं ये लेवल मेंटेन करता हूँ मेरे पेट्री डिश के अंदर या मेरे फ्लास्क के अंदर, देन मुझे यहाँ पे मिलेगा देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ द शूट सिस्टम, देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ माय शूट सिस्टम। ये बात भूलना मत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बेस सवाल आ चुके कई बार। सो अगर आपको एक कैलस कल्चर या टिश्यू कल्चर में अगर आपको प्लांट बनाना है, सो आई विल, इफ आई हैव टू फॉर्म द रूट्स, देन आई विल हैव a high amount of oxygen compared to cytokinin. If I want to have a shoots, I will have high amount of cytokinin compared to my oxygen. उस हिसाब से मैं अपना यहाँ पे प्लांट बना सकता हूँ। सवाल आपका यहाँ पे ये आ सकता है कि अगर मैंने इक्वल अमाउंट में ऑक्सीजन और साइटोकिनिन रखा सिर्फ देखने के लिए कि क्या होगा, तो क्या होता है फिर।
इफ आई कीप इक्वल अमाउंट ऑफ साइटोकाइनिन एंड ऑक्सिन, तो याद रखना मेरे सेल सिर्फ डिवाइड करेंगे, उनका नंबर बढ़ेगा बट दे विल नीदर फॉर्म द रूट नीदर दे विल फॉर्म द शूट। तो ये बात याद रखना कि अगर आपने कभी ऐसा किया कि इक्वल अमाउंट में आपने रखा तो आपके सेल सिर्फ डिवाइड करते रहेंगे वहां पे, बट दे विल नेवर फॉर्म रूट और शूट सिस्टम। क्या ये बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ठीक है, सो याद रखना दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ओवर है। अब यहाँ पे हम और भी चीजें बताते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन के बारे में फटाफट कुछ चीजें और बताते हैं। ऑक्सीजन का जब कोई बात करे, याद रखना ऑक्सीजन ऑल्सो प्रमोट्स, इट ऑल्सो promotes flowering in pineapple. ऑक्सीजन अगर आप छिड़कोगे पाइनएप्पल प्लांट पर तो वहां पे फ्लावरिंग होते हुए आपको मिलेगी, बट सवाल यहाँ पे ये आता है कि ऑक्सीजन अकेला काम करता है? द आंसर इज नो, यहाँ पे ऑक्सीजन अकेला नहीं काम करता, यू नीड टू हैव ऑक्सीजन फॉर दिस। और आपको यहाँ पे इवन यूज करना पड़ेगा आपका यहाँ पे इथिलीन, एक और हार्मोन आपका यहाँ पे आता है, याद रख लो, दैट इज कॉल्ड माय इथिलीन। सो इथिलीन और ऑक्सीजन आपको यहाँ पे चाहिए होते हैं, ये दोनों आपको यहाँ पे स्प्रे करने पड़ेंगे और तब जाके आपका जो पाइनएप्पल का जो प्लांट है उसके अंदर आपको फ्लावरिंग होते हुए आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो ये बात भी आप यहाँ पे याद रखना। देयर इज वन मोर थिंग यू कैन नो इन दिस, एक और चीज आप यहाँ पे याद रख सकते हो, सिंथेटिक ऑक्सीजन को हम इवन यूज करते हैं एज अ सिंथेटिक ऑक्सीजन जो होते हैं उनको हम यूज कर सकते हैं एज अ वीडी साइड, उनको हम यूज कर सकते हैं एज अ वीडी साइड्स। जब मैं कह रहा हूं कि आप सिंथेटिक ऑक्सीजन को वीडिसाइड की तरह यूज कर सकते हो, दैट मींस अगर मेरा खुद का खेत है और आप जानते हो कि खेत के अंदर कई बार ऐसे प्लांट भी ग्रो करते हैं जिनका कोई काम नहीं होता, मतलब मेरे अच्छे खासे जो मेरे कॉटन के प्लांट उनके पीछे कोई ऐसा प्लांट ग्रो कर रहा है जिसका कोई मतलब है नहीं, जिसको ग्रो नहीं करना चाहिए था, तो अगर मुझे उसे वहां से निकालना है तो मैं ऑक्सीजन स्प्रे कर सकता हूँ। इफ आई वांट टू गेट इट ऑफ सच प्लांट देन वहां पे जाके मैं एज ऑक्सीजन एज अ वीडिसाइड में वहां पे स्प्रे कर सकता हूँ और वो मेरे उस अनवांटेड प्लांट को वहां पे निकाल देगा। सो दिस, जब मैं कहता हूँ कि ऑक्सीजन इज यूज्ड एज अ वीडिसाइड, सो दे आर यूज्ड टू गेट इट ऑफ द अनवांटेड प्लांट्स। बेसिकली जो मेरा अनवांटेड प्लांट होगा उसके लीव्स वहां पे गिर जाएंगे। तो ये बात भी आपको याद रखनी कि ऑक्सीजन ये करने में भी आपकी मदद करता है। देन ऑक्सीजन इज नोन to avoid falling of leaves and fruit at early stage, इसका मतलब यहाँ पे ये होता है कि आपका ऑक्सीजन बेसिकली कोशिश करता है कि आपका जो लीफ या फ्रूट जो है अगर वो बहुत नया नया बना है, आपका एक छोटा सा लीफ आपका नया बना है प्लांट के ऊपर, या एक बिल्कुल छोटा सा एक नया फ्रूट बना है अर्ली स्टेज के अंदर अगर वो है, तो वो वहां से गिरे ना, वो चीज को अवॉइड करता है यहाँ पे ऑक्सीजन। सो ऑक्सीजन इज गोइंग टू एंश्योर दैट योर लीफ एंड फ्रूट एट अर्ली स्टेज डू नॉट फॉल, वहां से गिर ना जाए, दैट इज समथिंग इट विल एंश्योर दैट। ठीक है, उसके साथ आपको ये भी याद रखना है कि ऑक्सीजन एक और चीज यहाँ पे करता है, it promotes the abscission of older leaves and fruit. So it is going to promote abscission of older leaves and plant part. अब सिंपल सी बात है बेटा, अगर आपके प्लांट के अंदर कोई चीज है जो पुरानी हो चुकी है तो उसको गिरा दो। अगर आपका लीफ येलो कलर का हो चुका है, आप सोचो एज अ प्लांट, आप सोचो अगर आपके पास एक लीफ है, 4-5 लीफ है जो येलो कलर के हो चुके हैं, क्या मतलब है उन्हें वहां पे रखने का? उसे रखने में एनर्जी लग जाएगी वहां पे। सो यू लेट देम गो, एंड व्हेन यू लेट देम गो दैट मींस एब्सिशन। एब्सिशन मतलब यू लेट दैट प्लांट पार्ट और प्लांट का जो लीफ है उसको आप वहां पे नीचे गिरा रहे हो, यू लेट देम गो। तो इट प्रमोट्स द एब्सिशन इन ओल्डर लीव्स एंड प्लांट पार्ट। कोई भी दूसरा प्लांट पार्ट के अंदर एब्सिशन कराता है ओल्डर लीव्स के अंदर या दूसरे ओल्डर स्ट्रक्चर के अंदर, चाहे वो फ्रूट भी हो सकता है। बट अगर कोई यंग है, कोई एकदम इमेच्योर या एकदम यंग आपका लीफ है या यंग आपका फ्रूट है जो अभी भी बना है, उसके अंदर वो एब्सिशन अवॉइड करेगा, उसके अंदर वो एब्सिशन होने नहीं देगा। एब्सिशन मतलब फॉलिंग ऑफ द लीफ और फॉलिंग ऑफ अ सर्टेन पार्ट ऑफ द प्लांट, तो वो उसके अंदर वो गिरने नहीं देगा। तो ये बात आपको याद रखनी है कि एब्सिशन आपको कहाँ पे करो और कहाँ पे वो होने नहीं दे रहा। सो ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको यहाँ पे याद रखना है। क्या ये दो चीजें आपको यहाँ पे समझ आ रही है? क्या कर रहा है आपका ऑक्सीजन यहाँ पे? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू?
Yes, Yes, sir. sir. हाँ, तुम लोग इतना एकदम ऐसे हल्की आवाज में यस बोलते हो, एकदम ऐसे बोलो सही तरीके से, हाँ यस समझ आ रहा है। यस ऑलराइट, सर, समझ आ रहा है। ठीक है। सो दिस इज समथिंग यू फाइंड हैपनिंग। अब एक और चीज याद रखना, एक चीज आपने सुनी है, पढ़ी है, दैट इज कॉल्ड एज पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी ये भी प्रमोट करता है। पार्थो का मतलब सीडलेस फ्रूट फॉर्मेशन, सुना है आप लोगों ने, कभी ना कभी तो सुना होगा। अरे चैप्टर पढ़ा है हमने, Yes, sir. यस सर, सुना है। फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट, हाँ, विदाउट सीड, राइट। सो पार्थेनोकार्पी को प्रमोट करते हैं यहाँ पे, और इसका बढ़िया एग्जांपल हमें यहाँ पे मिलता है टोमेटो के अंदर। टोमेटो इज अ वेरी गुड एग्जांपल, जो आपका एनसाइड भी मेंशन करता है। तो टोमेटो में जो पार्थेनोकार्पी होती है वो आपके ऑक्सिन की वजह से आपके यहाँ पे हो सकती है। तो ये बात भी याद रखनी है। तो पहले तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ याद रखना, पार्थेनोकार्पी promote abscission in the older leaves and avoid the falling of leaf and fruit in the early stage. सिंथेटिक ऑक्सीजन को हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे एज अ वीडीसाइड। प्रमोट करता है फ्लावरिंग पैनल वाले प्लांट के अंदर, लेकिन ऑक्सीजन अकेला नहीं करेगा, यू आल्सो नीड टू हैव इथिलीन अलोंग विद द ऑक्सीजन, ठीक है। देन वी हैव कैलस कल्चर में इसको हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। यू हैव रखना है। एंड अपाइकल डोमिनेंस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब ये आपका प्रेजेंट होगा तो आपका ये ग्रो करता रहेगा, इट विल जस्ट कीप ऑन ग्रोइंग ओवर देयर, आपका टिप आपका ग्रो करता रहेगा। अरे आपको मैंने ये एग्जांपल कुछ बच्चों को मैंने पहले भी दिया था, आपको याद होगा कि जब आप गार्डन में जाते हो तो आपके गार्डन में आपके गार्डनर क्या कर रहा होता है, आपके प्लांट्स का लेवल मेंटेन करने के लिए उसके टिप को कट कर रहा होता है। पता है, बड़ी सी कैच होती है उसके बाद, कभी नोटिस किया, वो टिप्स को ही कट कर रहा होता है। तो टिप्स को अगर आपने कट कर दिया तो आपका टिप निकल गया, अब आपका प्लांट बुशी बनेगा। बुशी मतलब उसके लैटरल ग्रोथ होगा एंड इट विल लुक गुड नाउ। सो दैट इज समथिंग आल्सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जब आप टिप को निकालते हो तो आपका लैटरल ग्रोथ वहां पे होता है और आपका प्लांट वहां पे बुशी बनता है, उसका लेंथ ज्यादा नहीं बढ़ता, और गार्डन में वो आपको मेंटेन करना पड़ता है, राइट। वो आप देखोगे, यू विल फाइंड दैट हैपनिंग। सो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो इन टर्म्स ऑफ, ये कुछ रूल्स पे आपको यहाँ पे याद रखने हैं, विच आर वेरी, रिलेट कर पाओगे उन रूल्स को तो आप समझ भी जाओगे और आपको याद हो जाएंगे। नाउ लेट्स सी व्हाट हैव बीन मेंशन्ड ओवर हियर। So it promotes callus culture. Auxin also controls xylem differentiation. Xylem बनाने में आपकी मदद करता है, उसको बनाने में आपकी हेल्प करता है। सेल डिवीजन में आपकी हेल्प करता है ये जनरली, वो हम कह सकते हैं, बिकॉज कैलस कल्चर में इसे मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। सो इट्स वेरी क्लियर कि मुझे सेल डिवीजन में भी आपकी हेल्प कर रहा है। They are widely used as a weedicides. They are also known to induce parthenocarpy, like in tomatoes, right? Removal of the shoot tips, decapitation, usually result in the growth of the lateral buds. It is usually applied in a tea plantation. ये टी प्लांटेशन में भी आपको मिलेगा होते हुए कि अगर आप टिप को निकाल देते हो देन आपका लैटरल ग्रोथ वहां पे होता है। लैटरल ग्रोथ में आपके ज्यादा लीव्स आपके बनते हैं, देन फिर आप उन लीव्स को निकाल के बेच सकते हो, राइट। अगर आप में से काफी लोग हिमाचल से, अगर आप में से काफी लोग कांगड़ा से है, तो कांगड़ा में तो ये आपको दिखता ही होते हुए आपके घर के आसपास यू ऑलवेज फाइंड टी प्लांटेशन। आगे पीछे कहीं भी आप देखो टी प्लांटेशन आपका वहां पे होता है एंड यू फाइंड दैट हैपनिंग। सो टी प्लांटेशन के टाइम पे भी आपके ऑक्सीजन का यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। जो रोल मेंशन नहीं किए गए हैं एनसीईआरटी के अंदर, वो भी आपको मैंने यहाँ पे मेंशन किए, वो आपको याद रखना है। यू हैव टू नो दिस रूल्स वेरी प्रिसाइसली, ठीक है। तो क्या ऑक्सीजन आप सबको यहाँ पे क्लियर है? इज द ऑक्सीजन क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, तो sir. फिर करते हैं गिबरेलिन। एक बात बताओ, ये जो मैडम यहाँ पे खड़ी है वो कौन सी कंट्री की लग रही है देख के? Japan. Japanese. जापान से मैडम, राइट, ठीक है। अब यहाँ पे हम इनका मेंशन यहाँ पे इसलिए करें बिकॉज गिबरेलिन की जो डिस्कवरी होती है वो आपकी स्टोरी जाती है जापान के अंदर ही। सो जापान में कुछ अपने फार्मर्स थे और उनके जो खेत थे वहां पे उनका राइस प्लांट जहाँ पे वो ग्रो करते थे, वहां पे एक बार उन्होंने जाके देखा एंड दे फाउंड दैट सम राइस प्लांट वर वेरी टॉल। सो अगर नॉर्मल आपका राइस प्लांट अगर आपके ये लेंथ का अगर होता है, समझिए आपका राइस प्लांट है इस छोटे से लेंथ का, ये मेरा नॉर्मल प्लांट है। सो उन्होंने देखा कि वहां पे कुछ मेरे जो प्लांट्स थे वो कुछ ज्यादा ही बड़े थे, राइट, वो कुछ ज्यादा ही वहां पे प्लांट बड़े थे। अब ऐसा कोई प्लांट अगर मिले मुझे तो मैं तो खुश हो जाऊं कि अरे 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 बड़ा प्लांट मिल गया, इसे तो ज्यादा प्राइस में बेचूंगा मैं, राइट। बट जापानीज लोग थोड़े अलग थे। व्हेन दे saw this mutant plant, it's not actually mutant plant but that saw a very large plant over there. When they saw this large plant over there, उन्होंने साइंटिस्ट को बुलाया कि ये क्या हो गया, ये तो होना नहीं चाहिए, क्या हो गया यहाँ पे। सो दे एक्चुअली ऑब्जर्व कि जो मेरा लार्ज प्लांट जो मेरे यहाँ पे दिख रहे थे, विच वर हैविंग अ लॉन्ग स्टेम, दे वर हैविंग अ वेरी लॉन्ग स्टेम ओवर देयर। और जब आपको यहाँ पे लॉन्ग स्टेम आपको यहाँ पे दिख रही थी तो उसका रीजन यहाँ पे क्या था, साइंटिस्ट ने आके देखा कि उनके ऊपर कुछ फंगस लगे हुए थे। सो कुछ फंगस इनके ऊपर यहाँ पे लगे हुए थे और उन फंगस में से कुछ सिक्रीट किया जा रहा था एंड दैट वाज माय गिबरेलिन।
एंड बिकॉज ऑफ दैट ये जो मेरा प्लांट था ये इतना लंबा यहाँ पे हो चुका था. सो द लेंथ ऑफ द प्लांट एक्चुअली इंक्रीज्ड बिकॉज देयर वाज सम फंगस इन्फेक्शन ओवर देयर, और उस फंगस की वजह से आपके प्लांट का लेंथ बढ़ रहा था क्योंकि वो फंगस रिलीज कर रहा था समथिंग कॉल्ड एज माय गिबरेलिन. तो आपको याद रखना है कि सबसे पहले जो आपका गिबरेलिन आइसोलेट किया गया था दैट वाज आइसोलेटेड फ्रॉम अ फंगाई. बाद में साइंटिस्ट ने बोला कि फंगाई में है ये तो बाकी में भी शायद होगा, एंड दे स्टार्टेड लुकिंग फॉर द सेम हार्मोन इन अदर प्लांट एज वेल और अदर ऑर्गेनिजम्स एज वेल, एंड दे रियलाइज कि प्लांट्स में तो ये काफी कॉमनली मिलता है, तब उन्हें मालूम नहीं था. ठीक है, तो इसकी हम स्टोरी को हम यहाँ पे थोड़ा समझते हैं. सो ई कुरोसावा जो साइंटिस्ट का नाम था डिस्कवर्ड दैट फूलिश सीडलिंग और बेकिंग डिजीज. फूलिश सीडलिंग मतलब आपका जो यहाँ पे जो राइस प्लांट है वो बहुत ज्यादा लेंथ में बड़ा था. ठीक है, दैट डिजीज कॉल्ड एज माय बेकिंग डिजीज of rice seedling was due to presence of a gibberellic acid in the fungus. That is because of gibberellic acid मतलब आपका gibberellin, and that is because of the fungus. Fungus का नाम आपका यहाँ पे Gibberella fujikura है. So Gibberella fujikura is the name of the fungus जो आपका उस प्लांट पे लगा हुआ था, और उस फंगस में से आपका आ रहा था यहाँ पे आपका गिबरेलिक एसिड जिसको हम इवन कहते हैं. Who was that? ये कौन है? काजल है. ठीक है, सो दिस इज व्हाट यू हैव टू नो ओवर देयर. अच्छा, पढ़ाई करते समय पढ़ाई पे ध्यान देना, ऐसा नहीं कि पढ़ाई करते करते ये तुम अपने फार्म में चले जाओ घूमते घूमते हुए कि अच्छा ऐसा भी होता है, ऐसे करके निकल मत जाना वहां पे. राइट, जस्ट फोकस ओवर देयर. सो यू हैव दिस गिबरेला फुजिकुरा, और ये बात आपको पहले यहाँ पे याद रखनी कि इसके अंदर से हमने पहले हमारा गिबरेलिन हमने यहाँ पे आइसोलेट किया था. बाद में यू रियलाइज कि ऑल द प्लांट्स हैव गिबरेलिक एसिड या गिबरेलिन, और अभी तक हम मोर देन 100 टाइप के गिबरेलिक एसिड हम आइसोलेट कर चुके हैं. सो लेट्स हैव अ लुक. It is my growth promoter. More than 100 type of gibberellin are been reported right now. Widely present, fungi में भी मिलता है आपको, higher plants में आपको मिल जाता है, और उनको हम क्योंकि बहुत सारे टाइप्स के यहाँ पे होते हैं तो उन्हें हम डिनोट करते हैं एज अ गिबरेलिक एसिड 1, 2, 3 एंड सो ऑन. जो सबसे ज्यादा एक्सटेंसिवली स्टडी किया गया है दैट इज माय गिबरेलिक एसिड नंबर 3. GA3 is my highly extensively studied my gibberellin, right? Was the first gibberellin to be discovered and most intensively studied. इसको ज्यादा ध्यान से पढ़ा गया है. ठीक है, all gibberellic acid are going to be acidic, right? अब जब भी आपके सामने गिबरेलिन आए, जब भी आपके सामने ये टर्म आता है, सबसे पहली चीज आपको याद रखनी है, इट इज नोन फॉर माय स्टेम इलोंगेशन. जब भी आपके सामने ये टर्म आता है याद रखना कि गिबरेलिन क्या करेगा प्लांट का, इट इज नोन फॉर माय स्टेम इलोंगेशन. ये आपको क्यों पूछे कि स्टेम इलोंगेशन कौन करता है? समझोगे आपके पड़ोसी आकर आपको पूछते हैं कौन करता है स्टेम इलोंगेशन, देन आप बोलोगे उससे इट्स योर गिबरेलिन व्हिच डज दैट, राइट? या इंटर नोड इलोंगेशन अगर आपसे कोई पूछे, दैट इफ समवन आस्क कि वो सेम ही होता है बेसिकली, बट या ये भी टर्म आ सकता है, यू हैव अ इंटर नोड इलोंगेशन, दो नोड के बीच में जो लेंथ बढ़ रहा है, दैट इज आल्सो माय डन बाय माय गिबरेलिन. सो इंटर नोड इलोंगेशन इज आल्सो समथिंग डन बाय माय गिबरेलिन. तो यहाँ पे हम ये समझ रहे कि गिबरेलिन के रोल क्या होता है, क्या क्या गिबरेलिन कर सकता है इस प्लांट के साथ जो मैं घर पे रखता हूँ. क्या आप लोगों को प्लांट ग्रो करना पसंद है? आप लोगों को Yes, sir. हिमाचल यूपी वाले तो करते ही हैं, दिल्ली वाले हमारे करते हैं नहीं करते हैं या नहीं करते हैं? करते होंगे. So what kind of role you will find? First of all, you have to know stem elongation is a very common role of my gibberellin, right? Then you will find gibberellin is also known to remove seed and bud dormancy. Gibberellin is also known to remove something called as my seed and bud dormancy. ये भी आपका यहाँ पे रिमूव किया जाता है. बेसिकली इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है कि अगर मैं सीड की डॉर्मेंसी रिमूव कर रहा हूँ, दैट मीन्स मेरा सीड जर्मिनेट करेगा. सीड मेरा डॉर्मेंट था, अगर मैं उसकी डॉर्मेंसी को रिमूव कर रहा हूँ, देन व्हाट विल हैपन, मेरा सीड वहां पे जर्मिनेट करेगा. अगर मेरा बड था, बड मतलब जहां से फ्लावर निकलता है, अगर मेरा बड डॉर्मेंट है दैट मीन्स वहां पे फ्लावरिंग नहीं हो रही. लेकिन अगर मेरा गिबरेलिन जब होता है अच्छे अमाउंट में प्लांट के अंदर, सो बड में से भी फिर फ्लावरिंग होते हुए आपको वहां पे मिलेगी. सो याद रखना, इट इज नोन टू रिमूव द सीड एंड द बड डॉर्मेंसी. मैं ये भी कह सकता हूँ, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा हार्मोन प्रमोट करता है सीड जर्मिनेशन, तो आपका आंसर यहाँ पे होगा गिबरेलिन. इट इज ऑल्सो नोन टू प्रमोट, is also known to promote your seed germination. ये चीज याद रखना.
अब सीड जर्मिनेशन यहाँ पे ये प्रमोट करेगा। आपको एक और बात यहाँ पे याद रखनी है कि आपका सीड जर्मिनेशन कराने के लिए एक एंजाइम को आपको एक्टिवेट करना पड़ता है। देयर इज वन एंजाइम जिसको आपको यहाँ पे थोड़ा एक्टिवेट करना पड़ेगा ताकि आपका सीड जर्मिनेट कर सके, एंड दैट एंजाइम हियर इज कॉल्ड एज माय अल्फा अमाइलेज। सो ये क्या याद रखना, इज गोइंग टू एक्टिवेट अ एंजाइम, एक्टिवेट एक एंजाइम होता है जिसका नाम आपको यहाँ पे था अल्फा अमाइलेज। ये भी याद रखना कि जब आप ये एंजाइम को एक्टिवेट करते हो ना, तब आपका सीड जर्मिनेशन आपको होते हुए वहां पे मिलेगा। सो गिबरेलिन इज वेरी गुड एंड इट इज बीन वेरी प्रोफाउंडली यूजफुल फॉर रिमूविंग द सीड डॉर्मेंसी एंड टू प्रमोट द सीड जर्मिनेशन। बट की भी डॉर्मेंसी रिमूव करने में इसको बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। इसके बाद एक और बात आपको याद रखनी है कि आपका जो गिबरेलिन यहाँ पे होता है, इट ऑल्सो हेल्प्स टू डिले द राइपनिंग। सो यहाँ पे मेंशन करता हूँ, इट ऑल्सो हेल्प्स टू डिले द ripening, delay the ripening of fruit। इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है, अज्यूम करो कि तवनप्रीत का कुछ मैंगो का फार्म है, राइट, और उस मैंगो के फार्म के अंदर उसके कुछ मैंगोज ग्रो कर रहे हैं दिसंबर के अंदर। तो तवनप्रीत का तो कंसर्न होगा ना कि अगर दिसंबर में ये पूरे ग्रो कर गए तो इसको मैं कहाँ मार्केट में सेल करूंगी, सीजन भी नहीं है बढ़िया। So what she will do, she will ensure that कि जो मेरे मैंगोज वहां पे लग रहे हैं ना, जो ग्रो कर रहे हैं, वो वैसे के वैसे ही रहे, उनकी रैपनिंग वहां पे ना हो, क्योंकि मार्केट में उसकी मुझे वैल्यू नहीं मिलेगी। So what she will do, she will start spraying over there the gibberellin। और जब उनके गिबरेलिन वहां पे वो स्प्रे करेगी तो उससे क्या होगा, दैट मैंगोज का जो वहां पे जो रैपनिंग होगा वहां पे रुक जाएगा, एंड दे विल रिमेन ग्रीन इन कलर। तो ये भी हम यहाँ पे कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ माय गिबरेलिन, दैट यू कैन एक्चुअली एंश्योर दैट कि आपकी रैपनिंग जो है आपके यहाँ पे मैंगोज के जो भी कोई आपका फ्रूट है उसको आप वहां पे रोक सकते हो, राइट, उसको आप डिले कर सकते हो। और ये करा जाता है इन द फील्ड ऑफ हॉर्टिकल्चर, ये करा जाता है ताकि आप सही वक्त पे सही टाइम पे अपने फ्रूट को या अपने वेजिटेबल को आप सेल कर सको। सो यू कैन एक्चुअली डिले द रैपनिंग ऑफ द फ्रूट। तो ये भी एक पॉइंट आपको यहाँ पे क्लियर कट याद रखना है। देन गिबरेलिन को बहुत एक्सटेंसिवली यूज किया जाता है शुगर केन के लिए। या याद रखना, अगर आप मैं इसको स्प्रे करूंगा ना शुगर केन के ऊपर, सो शुगर केन का लेंथ यहाँ बढ़ेगा। सो शुगर केन का लेंथ बढ़ाने के लिए इसके लेंथ को हम करते हैं यहाँ पे इंक्रीज। इसका लेंथ यहाँ पे इंक्रीज किया जाएगा। सो इज गोइंग टू इंक्रीज द लेंथ। तो शुगर केन के लेंथ को यहाँ पे इंक्रीज करने के लिए आई विल बी यूजिंग से गिबरेलिन के बारे में एक बार से करना। मैंगो को एक बार ही नहीं बेटा, वो रेगुलरली करना पड़ता है, ऐसा नहीं कि एक बार करके छोड़ दिया। यू हैव टू डू दैट मल्टीपल टाइम्स, राइट। सो देन यू विल फाइंड कि वो आपका उस कंडीशन में वो रहेगा। सो याद रखना, शुगर केन के साथ क्या होता है, जनरली मार्केट में अगर आपको शुगर केन चाहिए एक बड़े साइज का, तो आप क्या करते हो, आप गिबरेलिन को वहां पे आप स्प्रे करते हो। सो यू विल बी स्प्रेइंग द गिबरेलिन ऑन दैट। तो अगर आप वहां पे स्प्रे करो गिबरेलिन को, देन व्हाट विल हैपन, इसका यहाँ पे लेंथ यहाँ पे इंक्रीज किया जाएगा। और अगर उसका वहां पे लेंथ बढ़ा तो उससे क्या होगा, इसका बायोमास भी यहाँ पे इंक्रीज होगा। सो यू विल फाइंड इसका बायोमास जो होगा वो भी यहाँ पे आपका बढ़ जाएगा। और अगर यहाँ पे इसका बायोमास बढ़ेगा, देन व्हाट विल हैपन अल्टीमेटली, कि आप इस प्रोडक्ट को आप ज्यादा अच्छे रेट में आप सेल कर पाओगे। तो ये बात भी याद रखनी कि शुगर केन फील्ड के अंदर गिबरेलिन को काफी ज्यादा स्प्रे किया जाता है ताकि उसका लेंथ ज्यादा बढ़े। सिंपल सी बात है, अगर आपके पास एक 6 फीट का प्लांट है, 6 फीट का शुगर केन है, आप चाहोगे कि आपका 9 फीट का बन जाए वो, सो दैट इट विल हैव अ मोर बायोमास एंड इट विल हैव अ मोर मार्केट वैल्यू। तो ये भी यहाँ पे आपका किया जाता है। देन यू हैव वन मोर थिंग, एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं यहाँ पे एज अ माल्टिंग। देयर इज वन प्रोसेस कॉल्ड एज योर माल्टिंग। इसके बारे में आपको मैं थोड़ा सा बताता हूँ। पता है हमने बात किया था जब हम एल्कोहलिक ड्रिंक बना रहे थे ना क्लास में, आज से 2-3 क्लास पहले, एल्कोहलिक ड्रिंक बना रहे थे हम कैसे बनाते हैं, वो नहीं बता रहा था मैं। वो वाइन बनाने के लिए यूज करते हैं, ग्रेप्स यूज करते हैं, एंड पीपल जंप ऑन दैट, राइट? यस सर। तो वैसे अगर बियर बनाना तो बियर के लिए आप यूज करते हो बार्ले सीड्स। बार्ले के सीड्स आप यूज करते हो। आई थिंक मैंने आपको ये बात बताई भी थी शायद से। सो यू हैव दिस बार्ले के सीड्स हम वहां पे यूज करते हैं। तो उनके लिए एक प्रोसेस होता है, उसे हम कहते हैं माल्टिंग। सो ये जो आपकी एल्कोहलिक ड्रिंक्स बनाने की जो कंपनीज होती है ना, वो एक प्रोसेस करती है माल्टिंग। इसको हम डिटेल में नहीं समझेंगे बिकॉज इट्स अ वेरी डिटेल प्रोसेस। बट याद रखना, इसमें आप ये सीड्स को लेके आते हो और सीड्स को लाने के बाद उनके अंदर आप जर्मिनेशन कराते हो, और वो जर्मिनेशन कराने के लिए यू यूज द गिबरेलिन। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होता है ना कि आप सीड्स को लाके जर्मिनेट करा रहे हो, फिर उसका फिल्ट्रेशन होता है, दैट इज डन टू मेक द एल्कोहलिक ड्रिंक।
तो याद रखना ये सब करने में जो ये प्रोसेस आपका होता है, द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग दैट एल्कोहलिक ड्रिंक फ्रॉम द सीड्स, उसमें ये टर्म यूज किया जाता है. सो ओवर देयर दिस टर्म ऑफ माल्टिंग इज यूज. सो आप इतना रख सकते हो कि माल्टिंग आपका जो प्रोसेस होता है वो करने के लिए आपको गिबरेलिन की जरूरत पड़ती है, एंड दिस प्रोसेस इज जनरली यूज्ड टू क्रिएट द बेवरेजेस. जब भी कोई अल्कोहलिक ड्रिंक बनाना है तो ये प्रोसेस है, उसे वहां पे जाना पड़ता है, और ये करने के लिए यू नीड टू हैव गिबरेलिन ओवर देयर. तो ये बात याद रखना. तो एक बार फिर देख लो अभी तक हमने यहाँ पे क्या देखा है. बिफोर वी सी द एनसीईआरटी, स्टेम इलॉन्गेशन, इंटरनोड इलॉन्गेशन, रिमूव सीड एंड बड डॉर्मेंसी, राइट. वो रिमूव करता है, प्रमोट करता है सीड जर्मिनेशन को, एक्टिवेट करता है अल्फा अमाइलेज को, तब आपका होगा सीड वहां पे जर्मिनेट, राइट. शुगर केन के ऊपर अगर आप इसे स्प्रे करोगे, जो किया जाता है, तो उसका लेंथ यहाँ पे इंक्रीज होगा, उसका बायोमास यहाँ पे इंक्रीज किया जाएगा. दैट इज समथिंग व्हिच विल हैपन ओवर देयर. डिले करता है सीनेसेंस को. अगर मुझे डिले करना है, अगर मैं चाहता हूं कि मेरे प्लांट के ऊपर जो फ्रूट है, सॉरी वो राइट नाउ डिले करता है रैपनिंग को, दैट इज अ सीनेसेंस ओनली. सीनेसेंस मतलब एजिंग, राइट. तो रैपनिंग आपको वहां पे होगा नहीं आपके फ्रूट का, वो वैसा के वैसे रहेगा बिकॉज ऑफ द गिबरेलिन, अगर आप उसे स्प्रे कर रहे हो तो. माल्टिंग के अंदर भी इसको हम यहाँ पे काफी ज्यादा यूज कर सकते हैं. ठीक है. एक और चीज यहाँ पे याद रख लो, इट ऑल्सो प्रमोट्स फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट्स. इट प्रमोट्स flowering in long day plants. long day plants के अंदर ये फ्लावरिंग कराता है. तो अगर आपको फ्लावरिंग करानी है लॉन्ग डे प्लांट्स के अंदर, तो इसको आप स्प्रे कर दो, हो जाएगी फ्लावरिंग, राइट. सो दैट इज समथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड. नाउ देखते हैं एनसाइड यहाँ पे क्या मेंशन कर रही है. गिबरेलिक एसिड इज एबल टू कॉज इंक्रीज द लेंथ ऑफ द एक्सेस. सो बिल्कुल लेंथ इंक्रीज कर रहा है, समथिंग वी नो दैट. गिबरेलिन कॉजेस फ्रूट लाइक एप्पल टू इलॉन्गेट एंड इंप्रूव द शेप. ये भी याद रखना. मार्केट के अंदर अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे एप्पल का शेप बड़े या अच्छे साइज का मुझे एप्पल मिले, अच्छे साइज का तो मुझे कोई फ्रूट मिले, तो उसके ऊपर मैं गिबरेलिन स्प्रे कर सकता हूँ. सो आई कैन हैव अ वेरी गुड शेप ऑफ द एप्पल और सम अदर काइंड ऑफ फ्रूट बाय स्प्रेइंग द गिबरेलिन. तो ये भी आपको याद रखना है कि यू कैन इंप्रूव द शेप ऑफ द फ्रूट, राइट. दे ऑल्सो डिले द सीनेसेंस, जो मैंने आपको बताया वहां पे कि डिले करता है आपको यहाँ पे सीनेसेंस. अब सीनेसेंस का मतलब यहाँ पे याद रखना, दैट सिंपली मीन्स इट डिलेज द एजिंग ऑफ प्लांट. सिंपल सी बात है. जब मैं यहाँ पे स्प्रे कर रहा हूं मेरे मैंगोज के ऊपर, जब मैं यहाँ पे गिबरेलिन यहाँ पे स्प्रे कर रहा हूं, सो बेसिकली मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, आई एम एक्चुअली डिलेइंग द एजिंग प्रोसेस. राइप होना मतलब एज होना फ्रूट का. सो एजिंग प्रोसेस को मैं यहाँ पे डिले कर रहा हूँ और उसका यहाँ पे मुझे फायदा मिलता है. सो ये करने के लिए भी यहाँ पे गिबरेलिन को यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है टू डिले द सीनेसेंस, राइट. गिबरेलिक एसिड 3 इज यूज्ड टू स्पीड अप द माल्टिंग प्रोसेस, जो मैंने आपको बताया था यहाँ पे इन द ब्रीविंग इंडस्ट्री. सो आपकी बेवरेज बनाने की जो इंडस्ट्री होती है, वहां पे माल्टिंग प्रोसेस के दौरान हम इसे यहाँ पे यूज करते हैं. सो दैट इज ऑल्सो वन थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड, राइट. शुगर केन वाली मैंने कहानी बता चुका हूं, इसको मैं रिपीट नहीं करूंगा वापस से. सो यू कैन सी द शुगर केन के अंदर बायोमास इंक्रीज होगा, समथिंग यू शुड नो दैट. ये दो चीजें आपको याद रखनी है. स्प्रिंग जुवेनाइल कॉनिफर विद गिबरेलिक एसिड hastens the maturity period and thus leading to early seed production. याद रखना कि अगर आपके पास एक जुवेनाइल प्लांट है, उसके ऊपर अगर आप गिबरेलिन को स्प्रे करोगे तो वहां पे मैच्योरिटी जल्दी होगी, उसका ग्रोथ जल्दी होगा. जुवेनाइल मतलब टीनेजर्स. समझो आपके पास एक बिल्ली है, एकदम यंग बिल्ली, उसके ऊपर ऐसा नहीं कर सकते हम कि कुछ स्प्रे कर दिया वो एडल्ट बन गई, लेकिन प्लांट के साथ हम कर सकते हैं. इफ यू हैव अ जुवेनाइल प्लांट, उसके ऊपर अगर आप जाके गिबरेलिन स्प्रे करते हो, देन आफ्टर स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम इट विल बिकम मैच्योर. जो जुवेनाइल था आपका यहाँ पे, वो आपका मैच्योर प्लांट आपका बन जाएगा और उसमें फिर फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो जाएगी, सीड फॉर्मेशन भी स्टार्ट हो जाएगा. तो ये भी एक एडवांटेज होता है मेरे यहाँ पे गिबरेलिन का. एंड गिबरेलिन ऑल्सो प्रमोट्स द बॉल्टिंग. अब बॉल्टिंग क्या होता है ये मैं आपको अलग से बताऊंगा, अभी मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ, यहाँ पे डिटेल में बताता. इट इज अ इंटर नोड इलॉन्गेशन. यहाँ पे जो दो नोड के जो इलॉन्गेशन आपका यहाँ पे हो रहा है, उसको हम यहाँ पे बोलते हैं बॉल्टिंग. दिस विल हैपन आफ्टर जर्मिनेशन ऑफ द सीड. सो आफ्टर जर्मिनेशन ऑफ द सीड, जो आपका इंटरनोड इलॉन्गेशन आपका यहाँ पे होता है, उसके हम यहाँ पे बोलते हैं बॉल्टिंग, जो आपको यहाँ पे गिबरेलिन आपको यहाँ पे करके देगा. तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है. दीज आर द फ्यू थिंग्स यू हैव टू नो. और ये जो मेरा गिबरेलिन यहाँ पे है, इट इज माय ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन. दिस इज समथिंग यू हैव टू नो. तो ये सारी चीजें इसके अंदर आपको याद रखनी है. रिलेट कर पाओगे चीजों को, या अगर आप इन चीजों को एज अ स्टोरी अगर आप याद रख पाते हो, देन आपके लिए ज्यादा आसान होगा याद रखना. जैसे शुगर केन आपको याद हो जाएगा कि मार्केट में उसे बेचने के लिए यूनिट गिबरेलिन का स्प्रे करना है. फ्रूट को अगर चाहते हो कि वैसे ही रहे आपके ट्री के ऊपर, पके ना, देन यू कैन यूज गिबरेलिन.
माल्टिंग प्रोसेस गिबरेलिन आप यहाँ पे यूज कर रहे हो, राइट। आप यहाँ पे यूज कर रहे हो अपने छोटे से प्लांट को मैच्योर करने के लिए, आप गिबरेलिन यहाँ पे यूज कर सकते हो। ओके, एजिंग प्रोसेस को ये स्लो कर देता है, डिलेज देने एजिंग प्रोसेस, सेनेसेंस मतलब आपका एजिंग को स्लो करना, दैट्स एजिंग, टर्म इज कॉल्ड एज माय एजिंग। तो एजिंग आप यहाँ पे स्लो हो जाएगा प्लांट के अंदर, दैट इज आल्सो एडवांटेजेस ओवर हियर फॉर अस, राइट। तो ये सब आपको यहाँ पे याद रखना है, these are the few terms which are in the NCERT जो आपको याद रखने हैं, एंड देन जो भी एक्स्ट्रा यहाँ पे मेंशन किया वो भी याद रखना, बिकॉज इसमें से भी सवाल आते हैं, you will find them questions coming from this as well, so that's why you have to know this thing, ठीक है। सो ये हो गया हमारा यहाँ पे कहानी ऑफ माय गिबरेलिन ओवर देयर। क्या गिबरेलिन की कहानी आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 10 मिनट और दो और हम साइटोकाइनिन यहाँ पे खत्म कर लेते हैं। नॉट इवन 10 मिनट, गिव मी 7 मिनट्स, गिव मी 8 मिनट्स एंड लेट्स कंप्लीट द साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन के अंदर यहाँ पे क्या होता है, तो आपको यहाँ पे देखिए फिश यहाँ पे इसलिए बना के रखी हुई क्योंकि सबसे पहले हमने जो साइटोकाइनिन आइसोलेट किया था हमने फिश में से किया था। ये फिश का नाम है मेरा यहाँ पे हेरिंग फिश, दिस इज माय हेरिंग फिश। और हेरिंग फिश के डीएनए में से, इसका जो डीएनए था उसमें से हमने एक्सट्रैक्ट किया था एक प्रोसेस के थ्रू। वो प्रोसेस आपका क्या था? ऑटोक्लेव्ड मतलब बड़ा ही लैब में करने वाला ये इवेंट था। सो हेरिंग फिश के डीएनए में से हमने एक्सट्रैक्ट किया था something called as my kinetin। अब kinetin is similar to my cytokinin, it is a one type of cytokinin, but अगर आपसे कोई पूछे कि यार ये kinetin वैसे मिल जाता है, हमने बनाया या हमने लैब के अंदर एक्सट्रैक्ट किया था, तो आप कह रहे हैं इट इज बीन एक्सट्रैक्टेड इन द लैब। ऑटोक्लेव एक आपका प्रोसेस होता है, इट इज वन ऑफ द प्रोसेस थ्रू विच हमने इसको एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। सो आपने डीएनए निकाला हेरिंग फिश का, उसमें से हमने एक्सट्रैक्ट किया वाया ऑटोक्लेव, हमने एक्सट्रैक्ट किया था हमारा यहाँ पे कैनिटिन नाम का एक हार्मोन, एंड दिस कैनिटिन इज अ टाइप ऑफ माय साइटोकाइनिन। और ये आपका सिंथेटिक होता है, ये आपका नेचुरल नहीं है, इट इज गोइंग टू बी अ सिंथेटिक, दिस इज गोइंग टू बी अ सिंथेटिक हार्मोन। तो सवाल मेरा यहाँ पे ये आता है, जिसका जवाब भी मैं ही दूंगा, कि अगर ये सिंथेटिक है तो नेचुरल साइटोकाइनिन मुझे यहाँ पे कहाँ मिलेगा? सो नेचुरल साइटोकाइनिन आपको यहाँ पे मिलता है। सो अगर आपको नेचुरल चाहिए हो साइटोकाइनिन, ये आप निकाल सकते हो अपना कोकोनट वाटर में से। सो कोकोनट वाटर इज नोन टू हैव नेचुरल साइटोकाइनिन। नेचुरल साइटोकाइनिन आपको इवन मिल सकता है आपका विद इन द ईस्ट में से भी आपको मिल सकता है, यू कैन ऑल्सो फाइंड देम कमिंग फ्रॉम द ईस्ट। और सबसे बढ़िया एग्जाम्पल अनराइप्ड मेज सीड, अनराइप्ड मेज सीड, इसमें से भी आप अपना नेचुरल साइटोकाइनिन आप यहाँ पे निकाल सकते हो। सो नेचुरल साइटोकाइनिन जो आपको मिला था, जो हमने एक्सट्रैक्ट किया था, वो आपको मिला था अनराइप मेज सीड में से, आपको मिला था वो कोकोनट वाटर में से, आपको मिल सकता है वो ईस्ट में से, राइट। अब अनराइप मेज सीड्स में से जब आपको ये मिला था, जब पहली बार इसको एक्सट्रैक्ट किया गया था, तो उसके बेसिस पे उसे वहां पे नाम दिया गया था। तो जब उन्होंने इसको एक्सट्रैक्ट किया अनराइप मेज सीड में से, तो याद रखना वहां से जो उन्हें साइटोकाइनिन मिला था उसका उन्होंने नाम रखा था जिएटिन। जिएटिन इसलिए रखा था क्योंकि आपको ये शायद ये बात मालूम होगी कि आपका जो मेज होता है उसका जो जीनस होता है वो जीज होता है, जिया मेज, राइट। सो बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे आपको जो नेचुरल साइटोकाइनिन है आपके सामने, दैट्स माय जिएटिन। तो एक बार फिर अगर आपसे आपका फ्रेंड पूछता है कि नेचुरल साइटोकाइनिन का एग्जांपल क्या है, देन यू विल से जिएटिन। कैनिटिन इज एग्जांपल ऑफ माय सिंथेटिक साइटोकाइनिन जो मुझे मिला था मेरे हेरिंग फिश में से। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब आपसे ये भी पूछा जाएगा कि कौन थे जो इसको डिस्कवर किया था, वहां पे तो यू हैव ई कुरोसावा थे, यहाँ पे वी हैव स्कूग एंड मिलर। तो स्कूग ने क्या किया था, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्कूग डिस्कवर्ड दैट कैलस proliferation in the internodal region takes place only if auxin is supplemented with coconut milk or DNA, yeast और vascular tissue extract। इन्होंने ऐसा बोला स्कूग ने कि आपके जो सेल्स थे लैब के अंदर, राइट, कैलस कल्चर के जो आपके सेल्स थे, उनका ग्रोथ तभी हो पा रहा था जब मैं ऑक्सीजन के साथ साथ वहां पे डाल रहा था कोकोनट मिल्क, राइट, और डीएनए और ईस्ट और वास्कुलर टिश्यू एक्सट्रैक्ट। जब मैं इनको डालता था, इनमें से किसी चीज को डालता था, तभी मेरा वहां पे ग्रोथ हो पा रहा था मेरे सेल्स का।
आप ये बात जानते हो, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ पहले स्लाइड के अंदर, कि कैलस कल्चर में आप दो चीजें बहुत ज्यादा यूज करते हो, एक होता है ऑक्सीजन, दूसरा होता है आपका साइटोकाइनिन। सो यू नो दैट। वही चीज कुक को भी वो टाइम में पता चल गई थी कि व्हेन यू ऐड द कोकोनट मिल्क, लेट्स से कोकोनट मिल्क राइट नाउ, क्योंकि इट विल हैव द साइटोकाइनिन और उसके वजह से आपका सेल का ग्रोथ आपको होते हुए आपको मिलता है। देन मिलर ने यहाँ पे क्या किया था, मिलर लेटर आइडेंटिफाइड एंड क्रिस्टलाइज्ड साइटोकाइनिन टर्म्ड एज कैनिटिन फ्रॉम द हेरिंग स्पर्म डीएनए। सो हेरिंग फिश का जो स्पर्म था उसके डीएनए में से हमने यहाँ पे एक्सट्रैक्ट किया था हमारे यहाँ पे कैनिटिन। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको मैं वो करता हूँ, हेरिंग फिश का यहाँ पे हमने पहले स्पर्म निकाल लिया। सो वी हैव टेकन आउट द स्पर्म ऑफ द हेरिंग फिश एंड देन उसमें से हमने निकाला हमारे यहाँ पे डीएनए, उसको हमने एक्सट्रैक्ट किया वाया ऑटोक्लेव। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो इन दिस। ये दो चीजें आपके यहाँ पे याद रखनी है। अब जब भी आपके सामने साइटोकाइनिन टर्म आएगा, whenever you will get a term like a cytokinin, तो पहली चीज आपको याद रखनी है, cytokinin will have a role to be played in cell division. सेल डिवीजन में ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है साइटोकाइनिन। नाम से पता चल रहा है साइटोकाइनिन प्रमोट्स साइटोकाइनेसिस, तो आपको याद रखना है साइटोकाइनिन इज समवन हु इज गोइंग टू प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन माय सेल डिवीजन। सेकेंड चीज, कैलस कल्चर में इसे हम यूज करेंगे, बिल्कुल कैलस कल्चर में इसको हम यहाँ पे यूज करें। सो कैलस कल्चर के अंदर मैं इसे यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, राइट। कैलस कल्चर में यूज करना मतलब आई होप आप ये समझ पा रहे हो कि आपका जो टिश्यू कल्चर आप कर रहे हो उसके अंदर साइटोकाइनिन को हम हमेशा यहाँ पे यूज करेंगे। और आप मुझे बताइए, अगर मैं रखता हूँ हाई अमाउंट ऑफ साइटोकाइनिन टू माय ऑक्सीजन, तो क्या बनेगा वहां पे, रूट बनेगा, शूट बनेगा, शूट फॉर्मेशन वहां पे आपका हो जाएगा, बिल्कुल से। सो विल फाइंड द शूट फॉर्मेशन विल बी सीन हैपनिंग ओवर देयर, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट चीज, साइटोकाइनिन इज नोन टू रिमूव, इट इज नोन टू रिमूव apical dominance, is known to remove the apical dominance। अगर आपको apical dominance रिमूव करना है तो आप साइटोकाइनिन डालो। एक प्लांट में अगर आप चाहते हो कि आपका लैटरल ग्रोथ हो, तो आप उसके अंदर आप डालोगे अपना यहाँ पे साइटोकाइनिन। तो अगर आप ज्यादा साइटोकाइनिन अगर आप डाल देते हो ना, तो ऑक्सीजन फिर कुछ नहीं कर पाता, राइट। और जब मैं कह रहा हूं कि apical dominance में रिमूव कर रहा हूं, दैट मीन्स आई एम प्रमोटिंग द लैटरल ग्रोथ, I am promoting, so it actually promotes lateral growth। अब ये बात आप यहाँ पे समझ पा रहे हो कि आपके यहाँ पे lateral growth होते हुए आपको मिलेगी अगर मैं apical dominance रिमूव करूंगा तो, ठीक है। सो ये बात भी आपको यहाँ पे याद रखनी, that is what my cytokinin is known for। ये भी ये चीज यहाँ पे ये कर लेता है, राइट। उसके बाद you can also remember over here is going to cytokinin also increases the shelf life, increases shelf life of fruits। इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है, शेल्फ लाइफ इंक्रीज करने का मतलब यहाँ पे क्या होता है। देखो, अगर समझो मैं अगर कुछ फ्रूट्स बेच रहा हूँ रोड पे, राइट, और अगर मेरे पास लाइक समझो मेरे पास कई सारे लाइक ऑरेंजेस हैं। अब ऑरेंजेस मैंने ला करके मंडे को, और सैटरडे कोई खरीदने के लिए नहीं आया, और अगले मंडे तक उनकी हालत काफी खराब हो जाएगी वहां पे, राइट। समझो मेरे ऑरेंज हो गए, ब्लैक हो गए, अब मेरे ऑरेंज, अब मेरे ऑरेंज लग नहीं रहे, तो आप मुझे बताइए क्या उन ऑरेंज को कोई बाय करेगा वहां पे आके? नो सर, लोग भी नहीं करोगे। इवन दो लाइक आप लोग इवन कह रही है, एटलीस्ट पढ़ा रहा था हमेशा हमको we should buy these oranges, right, for sake of like we know this person, तुम लोग भी बाय नहीं करोगे, राइट। सो व्हाट हैज टू बी डन ओवर देयर ना, अगर आप उन फ्रूट्स के ऊपर अगर आप साइटोकाइनिन स्प्रे करते हो, इफ यू स्प्रे द साइटोकाइनिन ऑन दैट पर्टिकुलर फ्रूट्स, देन उनकी शेल्फ लाइफ वहां पे इंक्रीज होती है, सो दे रिमेन फ्रेश। सो आपके जो फ्रूट यहाँ पे जो आपके रहेंगे, दोस फ्रूट्स आर गोइंग टू रिमेन फ्रेश ओवर देयर, अगर आप उनके ऊपर साइटोकाइनिन स्प्रे करते हो तो। सो याद रखना, इट इज नोन टू इंक्रीज द शेल्फ लाइफ ऑफ द फ्रूट्स। ये पॉइंट भी आपको यहाँ पे याद रखना है। दिस इज आल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच यू हैव टू नो आफ्टर द रिमूवल ऑफ द अपिकल डोमिनेंस। क्या ये बात समझ आ रही है आपको यहाँ पे? इज दिस थिंग क्लियर टू यू? यस सर, यस सर, यस सर। ऑलराइट, चलिए यहाँ पे हम कुछ चीजें यहाँ पे देख लेते हैं। हैव स्पेसिफिक इफेक्ट ऑन साइटोकाइनेसिस, ये हम जानते हैं। कैनेटिन हमें कहाँ से मिला था? नेचुरली आपको ये मिलता है प्लांट के अंदर, बट कैनेटिन आपको नहीं मिलता। नेचुरली जो आपको मिलेगा दैट इज गोइंग टू बी माय Z18। ओके, नेचुरल साइटोकाइनेसिस आर सिंथेसाइज्ड इन अ रीजन वेयर रैपिड सेल डिवीजन अकर्स। जहाँ पे रैपिडली सेल डिवीजन हो रहा होता है ना, वहां पे आपको साइटोकाइनिन आपको काफी इजीली आपको मिल जाता है। जैसे रूट अपाइसिस, डेवलपिंग शूट बर्ड्स, यंग फ्रूट्स के अंदर आपको बहुत इजीली आपको ये साइटोकाइनिन आपको पे मिल जाएगा। Now let's see some of the statements of the NCERT.
It helps to produce new leaves, chloroplast in the leaves, lateral shoot growth and adventitious shoot formation. ठीक है, तो याद रखना, ये बात याद रखना, न्यू लीव्स फॉर्मेशन एंड क्लोरोप्लास्ट इन द लीव्स, उसके साथ लैटरल ग्रोथ जो मैंने आपको बताया था, ये सब आपका यहाँ पे हो रहा है विद हेल्प ऑफ माय साइटोकाइनिन. इट हेल्प्स टू ओवरकम अपाइकल डोमिनेंस, इसे रिमूव करता है वो बेसिकली, और अपना लैटरल ग्रोथ शो करता है. दे प्रमोट न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन व्हिच हेल्प्स टू डिले द लीफ सीनेसेंस. अब देखो ये बात, ये पॉइंट को आप थोड़ा यहाँ पे ध्यान दो. अगर आपका एक प्लांट है और अगर मैं चाहता हूं कि उस प्लांट के अंदर आपका एजिंग स्लो हो जाए, तो उसके लिए साइटोकाइनिन भी मेरे यहाँ पे मदद कर सकता है. साइटोकाइनिन यहाँ पे क्या करता है ना, कि आपका अगर कोई प्लांट है, समझो एक आपका लीफ है, अगर आपके यहाँ पे लीफ है, और अगर आप चाहते हो कि लीफ आपका इसकी एजिंग स्लो हो जाए, सीनेसेंस मतलब आप एजिंग को यहाँ पे स्लो करना चाहते हो, सीनेसेंस मतलब आपका एजिंग, सो यू आर ट्राइंग टू डिले द सीनेसेंस. तो आप यहाँ पे क्या करते हो, इस प्लांट के अंदर अगर आपका साइटोकाइनिन आएगा तो क्या करेगा, न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन. न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन मतलब क्या, इस प्लांट के अंदर या इस लीफ के अंदर आप ज्यादा न्यूट्रिएंट्स आप सप्लाई करोगे, इस लीफ के अंदर आप सप्लाई करोगे विद मोर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट. तो यहाँ पे आप न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करते हो, तो इस लीफ के अंदर मैं करूंगा न्यूट्रिएंट्स का सप्लाई. सो आई विल सप्लाई द न्यूट्रिएंट्स. न्यूट्रिएंट्स को हम यहाँ पे सप्लाई करेंगे, तो इसको हम बोलते हैं यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स को मोबिलाइज करना, मोबिलाइज ऑफ द न्यूट्रिएंट्स. ये क्या हेल्प करेगा, क्या, टू डिले द सीनेसेंस ऑफ द लीफ. तो ये जो लीफ होगा इसकी एजिंग यहाँ पे स्लो हो जाएगी. क्यों स्लो हो जाएगी, बिकॉज इसको जो भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो उसे यहाँ पे मिल रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट ये एजिंग इसकी स्लो होगी, ये जल्दी गिरेगा नहीं वहां से. तो ये भी आपको याद रखना है कि यहाँ पे भी आपके डिले कर सकता है सीनेसेंस को, बट बाय विच इवेंट, बाय प्रमोटिंग द न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन. न्यूट्रिएंट को मोबिलाइज करके आप वहां पे डिले कर सकते हो अपने यहाँ पे सीनेसेंस को. तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, राइट. सो लेट्स, इतनी चीजें आपके यहाँ पे मेंशन की हुई है एनसीईआरटी में, बट आपको इसके अलावा जो भी मैंने आपके यहाँ पे मेंशन किया हुआ है वो आपको याद रखना है. कैरेस कल्चर, सेल डिवीजन, रिमूव्स अपाइकल डोमिनेंस एंड प्रमोट द लैटरल ग्रोथ, राइट. उसके साथ साथ इंक्रीज द शेल्फ लाइफ ऑफ द फ्रूट, और ये जो चीजें यहाँ पे मेंशन की हुई है आपको यहाँ पे याद रखनी है. क्या ये सारी चीजें आप समझ पा रहे हो? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड ऑल दिस स्टेटमेंट्स ओवर देयर? Yes, sir. Yes, sir. एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर दो, फिर मैं आपको रिलीज कर दूंगा, फिर आप दौड़ते दौड़ते निकल जाना, राइट. हैंड रेज करना इसके लिए, रेज योर हैंड टू आंसर दिस. नेम द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर व्हिच अपॉन स्प्रिंग ऑन शुगरकेन क्रॉप. शुगरकेन वाला नाम आ गया, अब मैं आगे नहीं पढ़ूंगा, अब आप यहाँ पे हैंड रेज कर सकते हो इसको इतना देख के ही. सो बताइए कौन बताएगा इसका आंसर. पूजा डागर, क्या लग रहा है इसका आंसर आपको? Sir, B. सना, आपको क्या लग रहा है इसका आंसर? Sir, option B. ऑप्शन बी आपके यहाँ पे सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है आपके यहाँ पे. दैट इज गोइंग टू बी गिबरेलिन, राइट. गिबरेलिन इज द वन जो आपका यूज किया जाता है शुगरकेन प्लांट के ऊपर, सो दैट you can find the length will increase over there. ठीक है. Which of the following is not a inhibitory substance governing the seed dormancy? इनमें से कौन सा एक सब्सटेंस है जो इनहिबिट नहीं करता सीड डॉर्मेंसी को? ये भी आप थोड़ा दिमाग दौड़ाओगे तो आपका आंसर मिल जाएगा. Which of the following is not a inhibitory substance governing the seed dormancy? इनमें से कौन सा आपका सब्सटेंस है जो इनहिबिट नहीं करता? अगर मैं कह रहा हूँ नॉट इनहिबिटरी, दैट मीन्स वो प्रमोट करता होगा वाला आना चाहिए इसके अंदर आंसर, जो प्रमोट करता होगा मेरे यहाँ पे सीड डोमेंसी को. सो आप बताइए इसके अंदर क्या आंसर यहाँ पे आ सकता है. बताइए चेतना, क्या होगा इसका आंसर? सर ए. आपने ए बोला या बी बोला? ए. ऑलराइट. मोनिका, क्या लग रहा है आपको यहाँ पे? B. मोनिका, नॉट इनहिबिटरी सब्सटेंस यहाँ पे पूछा गया है. A. बताइए अभिषेक, क्या होगा इसका आंसर? तरे. और अभिषेक ये बताओ कि आपका गिबरेलिक एसिड जो होता है वो कौन से एंजाइम को एक्टिवेट करता है जिससे आपका सीड जर्मिनेशन आपका होता है जनरली? अल्फा माइलेज. अल्फा माइलेज, राइट. सो यस, ऑप्शन ए बनेगा यहाँ पे ऐसा करेक्ट आंसर. Which of the following is not an inhibitory substance? Not an inhibitory substance. So that is my gibberellic acid. ये आपका इनहिबिट नहीं करता, ठीक है. देन बाकी सब इनहिबिट करते हैं, राइट. ओके, ये भी आंसर आप दे सकते हो. टेक योर टाइम, बड़ा आसान सा सवाल है. पूछा गया है सिंपली आपसे ये कि पाइनएप्पल के अंदर मुझे फ्लावरिंग करानी है, फ्रूट बनाना है मुझे पाइनएप्पल के अंदर. ये करने के लिए मैं कौन से दो हार्मोन का कॉम्बिनेशन में यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा? सो फटाफट अपना करिए यहाँ पे हैंड रेज, आंसर दीजिए और आगे बढ़िए. बताइए शिवा, क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन बी सर. शिवा को बी लग रहा है. किशोर, आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन बी. काजल टमटा Option B, sir. एंड मुस्कान कुमारी. Sir, option B.
राइट, इथिलीन ऑक्सीजन हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे और इसकी वजह से आपका फ्लावरिंग होता है आपके पाइनएप्पल प्लांट के अंदर, बिल्कुल सही। अच्छा, आप देखो ध्यान से, फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप एट अर्ली स्टेज, अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा अर्ली स्टेज के ऊपर मेरा लीफ या फ्रूट नीचे ना गिरे, कैन बी प्रिवेंटेड बाय द एप्लीकेशन ऑफ, कौन सा हार्मोन यहाँ पे मदद करता है, ये हमने देखा था स्टार्टिंग में ही। विच हार्मोन ensures that my leaf and fruit does not drop in the early stage, कौन सा हार्मोन यहाँ पे आ जाता है? Raise your hand to answer this. कोमल शर्मा, क्या होगा इसका आंसर? सर ऑक्सीन। एंड मुस्कान, जिनका नाम सिर्फ मुस्कान है, क्या होगा इसका आंसर? Sir, option B. बी कह रहे हो ना आप? ऑलराइट, तमनप्रीत। B, sir. Batman. ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बेटा, ऑक्सीजन इज द करेक्ट आंसर इन दिस। ऑक्सीजन ही होता है आपका, जिसकी वजह से आपका अर्ली स्टेज का लीफ एंड फ्रूट का ड्रॉप यहाँ पे आपका नहीं होता, राइट। एक लास्ट यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, एंड देन वी कैन, मैं आपको लाइक रिलीज करता हूँ टू हैव सम रेस्ट। आपको टिश्यू कल्चर यहाँ पे करना है, खुद से पढ़ लो इस क्वेश्चन को। दे हैव जस्ट आस्क्ड यू व्हिच आर द टू पेयर्स ऑफ हार्मोन आई विल बी यूजिंग फॉर आर्टिफिशियल कल्चर, यही पूछा गया, बट आप एक बार खुद से पढ़ लो ताकि आपको एश्योरेंस मिल जाए कि आपका आंसर यहाँ पे क्या निकलेगा। ठीक है, जानवी क्या लग रहा है इसका आंसर? Option B. क्या आपको भी लग रहा है? लेट्स सी। शिखा, क्या होगा इसका आंसर? Sir, option B. प्रियांशी, सर ऑप्शन बी। ऑक्सीजन एंड साइटोकिनिन इज अ हार्मोन व्हिच आई विल बी यूजिंग फॉर माय टिश्यू कल्चर के लिए, राइट, दैट्स नॉट द करेक्ट आंसर। तो अगर आप यहाँ पे आंसर लगा पा रहे हो सोच के, सो दैट मींस यू हैव सम काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर दिस टॉपिक। अब मैं आपको यहाँ पे रिलीज करता हूँ ताकि आप थोड़ा सा लाइक यू कैन हैव सम रिलैक्सेशन एंड देन यू कैन कम बैक टू द क्लासेस, ठीक है। तो देखो भाई, हमने यहाँ पे क्या किया, वी आर डन विद द ऑक्सीजन, साइटोकिनिन एंड गिबरेलिन। अगली बार हम लोग जब वापस मिलेंगे, which will be tomorrow, so वो टाइम पे हम लोग करेंगे हमारे यहाँ पे like remaining 2 hormones, we'll be doing them, we'll be solving some more number of question, and then उसके बाद जो डेवलपमेंट वाला जो पार्ट है उसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट है हम यहाँ पे सीख लेंगे। we'll try to understand some of the important topics from the development वाले पार्ट में से, so let's see how much we are able to cover from that particular part, ठीक है। तो ये सब हमने यहाँ पे कर लिया, कुछ क्वेश्चन में यहाँ पे लगा के छोड़ रहा हूँ जो आप एज असाइनमेंट की तरफ से सॉल्व करके एक बार देख लेना, you should be able to solve those assignment as a homework, and इसको हम कल भी वापस डिस्कस कर लेंगे, right? So that is something we'll be doing. So yeah, that's it from my end. So I hope ये आपको यहाँ पे समझ आया होगा, whatever we have done in the class, I hope it's clear to all of you. So let's wrap this up and हम लोग वापस मिलते हैं after some time. ठीक है, चलो।